हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, जेई मेन का सेकंड अटेम्प्ट हो गया है और अब वक्त है जेई एडवांस्ड में कुछ कर गुजरने का। हमारे पास ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास अराउंड 50 डेज अभी बचे हुए हैं। अगर एवरी डे हम 40 to 50 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं विद द राइट गाइडेंस, आप सभी जेई एडवांस में अच्छा कर सकते हैं, चाहे आपकी तैयारी अभी एवरेज क्यों ना हो, राइट। और जिनकी तैयारी अभी डिसेंट है वो अपनी रैंक को भी अभी काफी इंप्रूव कर सकते हैं। अब कैसे करना है इंप्रूव, तो आप सभी ने बच्चों वो वीडियो देख लिया होगा जो मैंने बनाया था। अगर नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, जिसमें मैंने हेडिंग थी हाउ टू क्रैक आईआईटी इन 2 months। आई थिंक ज्यादातर बच्चों ने वो देखा है। अब वहां पे मैंने बोला था कि एडवांस्ड के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं और सिलेबस कैसे सेलेक्ट करें, इसके बारे में आप सभी बच्चों ने बहुत 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 कमेंट्स आए थे कि सर यू वांट एडवांस्ड की कॉन्सेप्ट्स, ये वो। तो बच्चों, आज जो लेक्चर मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत ही वेल रिसर्च्ड लेक्चर है, जिसमें आपका पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को वो सेशन लगभग ये मान लीजिए मोर देन 90 मिनट्स का सेशन है, और आप आराम से बैठ जाइएगा और उसमें की पॉइंट्स जो हैं उनको नोट करिएगा। सबसे बड़ी बात, बहुत सारे उसमें पॉइंट्स मिलेंगे। और बच्चों, ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है ये हमारा जो क्रैश कोर्स है जेई एडवांस्ड का आरसीसी बैच, ये एक पेड बैच है। इसका ये पर्टिकुलर लेक्चर है, लाइव सेशन है जो मैंने लिया था बच्चों का, राइट। तो ये आपकी बहुत रिक्वेस्ट पे ये सेशन आप सभी के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अभी आपको डिलीवर करने वाला हूं। होपिंग दैट आप सभी को ये सेशन बहुत बहुत अच्छा लगेगा। एंड आप में से वो स्टूडेंट्स जो आरसीसी बैच में हैं, इस तरह के सेशंस बच्चों आपके और भी होते रहेंगे एंड मिलके हम मचाएंगे जेई एडवांस 2023 में। तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस का एनालिसिस, कि भाई ओवरऑल सिलेबस को कैसे डील करना है ना। जेई एडवांस का जितना हवा बना रखा है क्या उतना ही डिफिकल्ट है। फिर हम लास्ट 3 साल के जो पेपर होते हैं 2022 के, 2021, 2020 के, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सबको मैं प्रॉपर क्वेश्चन वाइज हम लोग एनालाइज करने वाले हैं और आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के एडवांस्ड के की कॉन्सेप्ट मिक्स होके क्वेश्चंस आते हैं। और फिर आप सभी को सिलेबस सिलेक्शन जो है ना बच्चों, उसका भी अंदाजा लग जाएगा कि यार क्या केमिस्ट्री मुझे पूरा ही करना है, क्या मैं कोई पार्ट छोड़ भी सकता हूं। इन सारे सवालों के जवाब इस मास्टर सेशन में आप सभी को मिलने वाले हैं। सो बच्चों, होपिंग दैट यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। चलिए देखिए इस सेशन को। होपिंग दैट यू विल लव इट। लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय द सेशन। यस। तो बच्चों देखो, सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। ऑफिशियल सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन बाय वन हमारे पास कुछ जनरल टॉपिक्स हैं। ये जो जनरल टॉपिक्स की बात हम कर रहे हैं, ये टॉपिक्स हैं, अभी फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो ये जो जनरल टॉपिक्स है बच्चों, ये स्टोइकियोमेट्री एंड मोल कंसेप्ट है प्राइमरीली, एज यू कैन सी। उसके बाद देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर दिया हुआ। स्टेट्स ऑफ मैटर में अपना गैसियस एंड लिक्विड दोनों दिए हुए हैं इसमें। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बोर मॉडल दिया हुआ है, और प्राइमरीली अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ज्यादा दिया हुआ है, यानी जिसमें क्वांटम नंबर्स, जो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन रहता है, और साई स्क्वायर की बात हम करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करते हैं। यानी एडवांस्ड के सिलेबस में सबसे पहली चीज ये है कि जो भी यहाँ दिया हुआ है ना, एडवांस में उसी को बहुत डेप्थ में पूछ लेता है, यानी सिलेबस ज्यादा नहीं है। पहली चीज आप समझिएगा। जैसे कि आप देखो, सबसे पहले जो जनरल टॉपिक्स की बात कर रहा है, इसमें सिंपल बातें लिखी हुई इन्होंने कि भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, यानी दे हैव मेड इट वेरी क्लियर कि भाई क्या करना है। अब मैं आपको उसको बता देता हूं कि जनरल टॉपिक्स में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से क्वेश्चन लगभग नहीं आता है। इन जनरल डाल्टन्स बहुत ही पुरानी पुराने जमाने की थ्योरी हो गई, तो उससे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता है। तो अपने को ना ये सिलेबस जो है, ये ऑफिशियल सिलेबस अपन ने वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने टेलीग्राम चैनल से भी कर सकते हो। इसको प्रिंट आउट सभी को निकालना है। तो पहला कॉल टू एक्शन आप सभी लिख लीजिएगा, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ जेईई एडवांस सिलेबस। अच्छा प्रिंट आउट लीजिए और उसको चिपका लीजिए सामने, और हमको लाइन बाय लाइन की कॉन्सेप्ट्स करने होंगे, है ना, बढ़िया से। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं, किसी भी एक चैप्टर को मैं आराम से बताता हूं किसी को भी। जैसे कि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को बताता हूं कि कैसे डील करते हैं। जैसे मैंने खुद ने भी, जब मैं तैयारी कर रहा था ना, तो मेरे पास सिलेबस
के प्रिंट आउट थे बहुत अच्छे, और उनपे मैं टिक करता रहता था। जो भी कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से आ जाता था उसी को मैं टिक करता था। तो याद रखना, आप उसी कॉन्सेप्ट को टिक करिए जो आपको सही में आती है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहली चीज क्या दी हुई है, बोर मॉडल दिया हुआ है। बोर्स मॉडल के अलावा स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो नीचे वाला पार्ट है। लेकिन बोर थ्योरी भी ऑब्वियसली आनी चाहिए, लेकिन बोर थ्योरी से पहले वाला बहुत सारा पार्ट जो है इन जनरल वो यहाँ पे बेसिक, जो बहुत बेसिक रहता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो नहीं आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, प्रोटॉन का डिस्कवरी, ये सब चीजें नहीं है इसमें। एडवांस्ड में वो की कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है बच्चों। तो ये बात समझ में आ रही सभी को, यश, दिनेश एंड मेहुल, एवरीबॉडी, कि भाई यहाँ पे वो की कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है। वो जेईई मेन की तरह ऐसा नहीं करता कि कहीं से कुछ भी एनसीईआरटी से थोड़ा सा लाइन टू लाइन पकड़ लिया, वैसा नहीं आता है। एडवांस्ड में इट इज हाईली फोकस्ड, राइट। अब मैं आपको पेपर्स के एनालिसिस से बताऊंगा भी कि ज्यादातर क्वेश्चन पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में किससे आते हैं, ये जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ना, उससे आते हैं बच्चों, है ना। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से मेनली क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्वांटम नंबर और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और जो हमारे कर्व्स होते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। यानी हमें हर चैप्टर में ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं। तो एडवांस्ड इन वन सेंस बहुत ही प्रेडिक्टेबल है और अदर सेंस बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल किस सेंस में है, प्रेडिक्टेबल है वो की कॉन्सेप्ट्स में। इन जनरल अभी हम पेपर्स का जब एनालिसिस करेंगे बच्चों, तो आपको पता लगेगा कि भाई की कॉन्सेप्ट्स तो बहुत लिमिटेड आते हैं, लेकिन सवाल जो आते हैं वो आप जानते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल से आते हैं और काफी अच्छी मिक्सिंग बहुत अच्छी करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आज के सेशन का पर्पस ये है कि आपका फोबिया दिमाग से निकल जाए कि भाई मतलब एडवांस तो पता नहीं क्या है, राइट। तो वो फोबिया, वो मेंटल बैरियर अपने को ब्रेक करना है केमिस्ट्री में। इसके बाद एक बात अपन और करते हैं किसी और चैप्टर। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो पहले बोर मॉडल आया, फिर देखो वेव पार्टिकल डुअलिटी आ गई। यानी यहाँ पे अपना डिब्रॉय वाला, डिब्रॉय बोलते हैं इसको, डिब्रोगली नहीं होता, ज्यादातर लोग इसको डिब्रोगली ब्रोगली करते हैं, लेकिन ये डिब्रॉय होता है वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन। बाकी अपन लोग सब देसी हैं तो अपन डी ब्रोगली बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑल द देसी बॉयज एंड गर्ल्स आउट देयर, राइट। तो डिब्रॉय वैसे होता है ये। और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बच्चों सभी अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज, है ना। वीवो 1951 एज वेल। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी पूरे पोर्शन का आप देख रहे हो, ज्यादातर पोर्शन क्वांटम पे आ जाएगा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आएगा इसके बाद शुरू। तो हाइजेनबर्ग और डिब्रॉय, डिब्रॉय तो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन हाइजेनबर्ग थोड़ा सा, हाइजेनबर्ग भी आसानी है वैसे। फिर क्वांटम में आता है क्वांटम नंबर्स, और देखो सबसे बड़ी बात, वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एज यू कैन क्लियरली सी, ये जो पार्ट है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स। फिर दिया हुआ है शेप ऑफ एसपीडी, एफ का नहीं है, एसपी एंड डी ओनली, समझ रहे हो। तो प्लॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के, साफ साफ लिखा हुआ है। अब ये जो की कॉन्सेप्ट्स है ना बच्चों, ये जो मेन की कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके आरसीसी में है, राइट। तो जिन बच्चों के वीक भी हैं वो पार्ट कवर हो जाएगा और क्वेश्चंस भी होंगे। तो इसीलिए मतलब जो डिजाइन किया हुआ ना, बहुत फोकस करके किया हुआ है इस समय के लिए। उसके बाद देखो अपना ये आउबो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और होन्स रूल, ये अपने को ना थ्योरी भी आनी चाहिए, थ्योरेटिकल पार्ट की भी असल में किस बारे में, मतलब ये रूल क्या सिग्निफाई करता है, और इसका एप्लीकेशन फिर अपना जब अपन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसमें कुछ जो अपने एक्सेप्शंस होते हैं वो अपने को पता होना चाहिए, है ना। जिसमें फॉर एग्जांपल वो अपना क्रोमियम वाला जो एग्जांपल होता है और इस तरह के जो फेमस एग्जांपल है वो अपने को कॉपर का एग्जांपल है, राइट। तो हर चैप्टर में लिमिटेड पार्ट आता है। अब देखो, आप ध्यान से देखो, जैसे इक्विलिब्रियम से लोग बड़े घबराते हैं। आप में से कौन कौन इक्विलिब्रियम से घबराता है, खासतौर पे आयनिक से कौन कौन डरता है? अरे भाई इक्विलिब्रियम, माय गॉड, कौन कौन डरता है ना। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भाई यहां पे जो ये इक्विलिब्रियम है, देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, केपी एंड केसी। सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, केपी एंड केसी को निकालना और उनका जो रिलेशन होता है अपना, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी डेल्टा एन गैसियस, आरटी की पावर, इतना ही है बस, तो ज्यादा है ही नहीं। दूसरा है एलसीपी, ली चैटले प्रिंसिपल, और उसमें भी सारे इंपैक्ट्स नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हो, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर। यानी सिर्फ ली चैटले प्रिंसिपल में केपी केसी पे या किसी भी चीज पे क्या इंपैक्ट आएगा कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने का, प्रेशर का, वही है, बाकी चीजें नहीं है। तो एडवांस्ड में क्या है ना, वो सिलेबस को काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, केपी केसी निकालना और उनका रिलेशन है,
और एलसीपी भी बहुत डेप्थ में नहीं है, मतलब बेसिक चीजें पूछिए। अब आता है आयनिक वाला पार्ट। आयनिक वाले पार्ट में साफ साफ लिखा हुआ है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड इट एप्लीकेशन। सोल्युबिलिटी से क्वेश्चन बहुत बार आता है, पता है। सोल्युबिलिटी जो केएसपी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप देखोगे भी, अब पेपर को देखोगे। फिर अपना दिया हुआ है कॉमन आयन इफेक्ट, और फिर लिखा हुआ है एसिड एंड बेस के पीएच। यानी एसिड बेस का पीएच का मतलब समझ रहे हो, जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है उसके अंदर बफर, राइट। तो एसिड और बेस के मिक्स से क्वेश्चन आने के चांस बहुत हाई होते हैं। तीसरा पार्ट अपना क्या बचा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो आयनिक के अंदर कितने कॉन्सेप्ट हो गए, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आयनिक वाले, जो बिल्कुल सिंपल वाले, वो नहीं है इसके अंदर। स्टार्टिंग वाला जो आयनिक का बिल्कुल बेसिक पार्ट होता है, नहीं। आयनिक में सीधा बोल दिया इसने कि भाई सोल्युबिलिटी से क्वेश्चन आ सकता है, एसिड बेस मिक्सिंग से आ सकता है, और तीसरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से आ सकता है। यानी आप समझ रहे हो, उतना ज्यादा पहाड़ नहीं है। नॉर्मली कोचिंग्स में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पहाड़ बना देते हैं एडवांस को, कि भाई इतना सारे नोट्स के नोट। आप समझ रहे हो, मास्टर लोग मतलब गलती करते हैं, ये अपना खुद की नॉलेज दिखाने के लिए बहुत सारा कुछ करा देते हैं, और बच्चे का नुकसान हो जाता है। तो आप समझ रहे हो, इतना ज्यादा थ्योरी पार्ट नहीं है, इट्स मेनली अबाउट थ्योरी करके खट से क्वेश्चन पे आओ। बात समझ में आ रही है। तो जो बच्चा डरा बैठा है कि भाई मेरा तो यार ये थ्योरी नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, क्या यार, थ्योरी तो थोड़ा बहुत है एडवांस्ड का, थ्योरी ज्यादा नहीं है, इट्स मेनली अबाउट एप्लीकेशन। तो बहुत सारे नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है एडवांस में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अब जैसे इलेक्ट्रो का एग्जांपल देता हूं मैं अगेन आपको। इलेक्ट्रो में हमारा सबसे पहले ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह, यानी नर्स्ट इक्वेशन जो है ना, एक क्वेश्चन नॉर्मली इससे आ ही जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, नर्स्ट इक्वेशन, इसके एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन बनता ही है ऑलमोस्ट। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी पहला जो पोर्शन है इसे एक क्वेश्चन बन जाता है। और दूसरा जो दिया हुआ है अपना, जो ये बैटरीज है, कोरोजन है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, इस वाले पोर्शन से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर मेंशन है। यानी अपने को बच्चों जितना भी चैप्टर करने हैं उनके टॉपिक बाय टॉपिक डेप्थ में करना है उसको, यानी उनकी थ्योरी भी हमें डेप्थ में आनी चाहिए, और ऑब्वियसली मेनली तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। समझ रहे हो। और जो नहीं करना वो नहीं करना, ठीक है। जैसे कि इक्विलिब्रियम जिसने अब तक छेड़ा ही नहीं है, तो वो क्यों करेगा, कोई मतलब नहीं है। अभी एकदम एकदम से वो उतना उस लेवल का बन ही नहीं पाएगा जिस लेवल का आप चाहते हो ना, मतलब एडवांस में। तो कुछ चैप्टर्स हैं जो, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे अपन पेपर्स जब एनालाइज करेंगे तब मैं बताऊंगा कि कैसे डिफरेंट चैप्टर्स कनेक्टेड भी होते हैं, है ना। तो वो उसमें आ जाएगा। आगे देखो, यहां पे देखो, ये लेटेस्ट सिलेबस है अपना। काइनेटिक्स में देखो बच्चों, काइनेटिक्स में साफ साफ लिखा हुआ है रेट के बारे में, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ, ऑर्डर, मोलिकुलैरिटी। अब ध्यान देना, साफ साफ लिखा हुआ है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। मतलब क्या, मतलब इतना सा है कि भाई फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर तक की है ये इक्वेशन, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो हमारी सीरीज और पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट होता है जो करवा दिया जाता है कोचिंग्स में, लेकिन वो सीरीज पैरेलल वाला नॉर्मली उससे क्वेश्चन एडवांस में नहीं आता है बच्चों, है ना, नॉर्मली उससे नहीं आता है। दूसरा पार्ट दिया हुआ देखो, आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन कितनी सिंपल है, समझ रहे हो। k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन खटखट आते हैं, और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। काइनेटिक्स इन जनरल एक आसान चैप्टर है, और इससे क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं बनता है इन जनरल, समझ रहे हो। तो जैसे सॉलिड स्टेट है, ये इंडिपेंडेंट चैप्टर ऑल टुगेदर, है ना, लेकिन कभी क्वेश्चन इससे आता है, कभी नहीं आता, और कभी आता है तो बहुत फाड़ू क्वेश्चन भी आ जाता है। तो जिसने सॉलिड अभी तक नहीं किया वो क्या करेगा सॉलिड, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अब जैसे सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस में लिक्विड सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो बच्चों हेनरीज लॉ क्लियरली मेंशन्ड है। तुमको क्या करना होगा, जो भी चैप्टर आप पकड़ोगे ना, उसके एक एक की कॉन्सेप्ट को उसका नाम लिखो। जैसे कैसे नोट्स भी कैसे बनाओगे थ्योरेटिकल, वो बता देता हूं आपको। जैसे लिक्विड सॉल्यूशन में हेनरीज लॉ लिख दिया, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखा, फॉर्मूला वगैरह लिखा, और एब्जॉर्ब कर लिया कि हाँ भाई मुझे हेनरीज लॉ आता है। फिर जो राउल्ट्स लॉ है वो अपन ने लिखा, उसमें जो अपनी आइडियल सॉल्यूशन है, जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, वो कैसे वर्क करता है। साफ साफ मेंशन है कि भाई दो तीन कॉन्सेप्ट्स ही हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तीन दिए हुए बस। अब इसमें वॉन्टो फैक्टर का बहुत बड़ा, मतलब क्वेश्चन आने के चांस वॉन्टो फैक्टर से बहुत हाई रहते हैं, आप सभी जानते हैं। यानी लिक्विड सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ पार्ट है वो है वॉन्टो फैक्टर,
क्योंकि इसमें सब कुछ मिक्स हो गया ना, पुराने कॉन्सेप्ट सारे आ जाते हैं उसमें। और इसमें मॉलिक्यूल डाइमराइज किया, ट्राइमराइज किया, उस सब के बेसिस पे हो सकता है डिसोसिएट किया, हो सकता है एसोसिएट किया। ये सबसे हॉट कॉन्सेप्ट है लिक्विड सॉल्यूशन का। तो ऐसे एक एक पार्ट को बच्चों अपने को पकड़ पकड़ के करना है, जिसमें रेफरेंस बुक का भी यूज कर सकते हैं अपन, कुछ अच्छी बुक्स का, और जहां से भी सही लगे वहां से करेंगे। और आरसीसी का तो यूज होगा ही ऑब्वियसली, वहां तो होंगे की कंसेप्ट्स, है ना। अगली चीज मैं बता देता हूं, जैसे कि ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है एंड पीरियोडिसिटी है, ये जो है ना, इससे क्वेश्चन नेग्लिजिबल आते हैं जेई एडवांस में, नेग्लिजिबल। लेकिन इसका यूज तो आएगा ना। अगर बच्चे को एटॉमिक रेडियाई और ये सब आता नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता होगा, तो आगे कैसे आएगा? तो इसका एप्लीकेशन आता है, पर डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं आते, मिक्स होके क्वेश्चन आते हैं। तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन, ये जो सारी रिएक्शन दी हुई है ना एक एक करके, जैसे आप देख सकते हो पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एक एक करके लाइन बाय लाइन अपने को चलना है, जितना भी सिलेबस करना है। तो आप सभी को अब सिलेबस का सिलेक्शन करके, जैसे A1 कैटेगरी तो सारा करेगा, पर लेकिन उसको क्या करना है, इस जो सिलेबस है ना बच्चों, लाइन टू लाइन, जो A1 वाला है उसको तो सारा करना है, A2 वाले को लगभग 70-80% तक करना है, तो उसको 20% एलिमिनेशन करना है। तो 20% एलिमिनेशन उन चैप्टर्स का करना है जो डिपेंडेंट नहीं है। तो वो कैसे सेलेक्ट करोगे मैं बताऊंगा। और जो बच्चा A3 कैटेगरी वाला है उसको लगभग 50-60% करना है, उसको चूज करना है केयरफुली। वो कैसे चूज करोगे वो अभी पेपर का एनालिसिस कराऊंगा, तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है बेटा। तो अब यहां पे सिलेबस देखिए आप प्रॉपरली, आप देख सकते हो अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी आ गया, देख रहे हो आप, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज ऑल्सो देयर नाउ। यानी मतलब थोड़ा सा एनटीए वालों की लत इनको भी लग गई, थोड़ा जी वाले भी कि चलो हम क्यों ना। एक्सक्यूज मी सर। अभी बीच में बच्चा कोई इंटरप्ट ना करे और म्यूट रखे अपने को, है ना, कोई भी। बाद में आपको कुछ पूछना है तो मैं Q&A करेंगे ना अपन, अभी मुझे थोड़ा सा बोलने दो। हाँ, तो एनवायरमेंटल जो है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ये वो सब दिया हुआ है, स्ट्रेटेजीज। यानी ये डाला है तो इससे क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं आने के चांस हो गए। नया चैप्टर ऐसे ही दिखाने के लिए तो नहीं है। अब इससे क्वेश्चन, यानी इसके लिए थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, एनसीईआरटी। और ये कर लेना चाहिए, मतलब ये चैप्टर एक भी क्वेश्चन आते ही काम हो गया अपना, समझ रहे हो गया। तो एनसीईआरटी को कर लो, जेईई मेन के लिए किया ही हुआ है ये। और वो जो मैंने बनाया था, एक मिनी शॉर्ट भी बनाया था, उसकी हेल्प से हो भी जाएगा, ज्यादातर पार्ट कवर हो जाएगा उससे, है ना। अब देखो ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें, जैसे ऑर्गेनिक में मैं आपको बताता हूं इंटरेस्टिंग बातें जो बच्चों को पता नहीं होती बहुत बार, जैसे कि बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखो आप। अब ये जो एनालिसिस है ना, ये आप खुद से एक एक चैप्टर का आराम से करेंगे, और अपन भी करते रहेंगे, लेकिन आप खुद से सिलेबस सामने रखो और इसी के अकॉर्डिंग चलना, है ना। तो ये पॉइंट लिख लो आप सभी के सभी प्रॉपरली, कि फॉलो द सिलेबस रिलीजियसली, स्ट्रिक्टली। गेम सारा यही है बच्चों, सिलेबस को प्रॉपरली फॉलो करोगे सब हो जाएगा। जैसे यहां पे देखो क्या क्या नहीं है, आप देखो बच्चों, तीसरी लाइन देखो इसमें, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, एनेंटियोमर, डायस्टेमर, मीजो। ठीक है, यानी और भी बहुत सारे आइसोमर होते हैं, एट्रोप आइसोमर भी होते हैं, और भी तरह तरह की चीजें होती है, वो सब नहीं है भाई, है ना। बाकी हाँ, हमने थोड़े से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट करा रखे हैं, आरसीसी में आपको मिल जाएंगे कुछ एडिशनल भी, जो नॉर्मली सिलेबस से थोड़े से बाहर रहते हैं। पर कभी कभी एडवांस थोड़ा सा, रैंकर्स वाली बात भी तो है ना, थोड़ा सा आगे भी चला जाता है कभी कभी, तो थोड़ा एज पे अपने को थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत चलता है। पर वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, समझ जाइए, जो सिलेबस में थोड़ा नहीं है इन जनरल, वो सिर्फ A1 कैटेगरी वाले बच्चे करें, बाकी तो बिल्कुल ना करें उनको, है ना। और वो भी जो आरसीसी में हम कराएंगे। अब देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू 2 असिमेट्रिक सेंटर, 2 असिमेट्रिक सेंटर, यानी 2 कायरल सेंटर से ज्यादा कायरल सेंटर्स का रिलेशन नहीं आएगा। यानी हमें ऐसा कोई भी सवाल नहीं करना है जिसमें 2 कायरल सेंटर से ज्यादा हो। अब एडवांस के पुराने क्वेश्चन देखेंगे आपको दिखेगा भी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद से कई बार 3 सेंटर होते हैं, 4 सेंटर होते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आता। वो 2 सेंटर से बच्चों इतने अच्छे सवाल पूछ लेता है, आप सोच नहीं सकते, है ना, समझ रहे हो, बहुत अच्छे बना लेता है वो उससे। अब देखो चौथी लाइन देखो बच्चों, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साफ साफ लिखा हुआ है, RS एंड EZ कॉन्फ़िगरेशन एक्सक्लूडेड। अब RS कॉन्फ़िगरेशन का वैसे यूज आ जाता है क्वेश्चन करने में, ठीक है, RS कॉन्फ़िगरेशन का यूज आ जाता है, लेकिन
अलग से आर एस निकालना क्वेश्चन नहीं आता है, और इजेड भी नहीं आता है, साफ साफ मेंशन है। अब उसके बाद देखो आईपीएसी नॉमेनक्लेचर में क्या मेंशन है, लिखा हुआ है साफ साफ, सिंपल साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है। नहीं तो आईपीएसी में हम क्या करने लग जाते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स, सॉरी मतलब ये एनहाइड्राइड, और बहुत डिटेल में करने लग जाते हैं कई बार। लेकिन साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मोनोफंक्शनल एंड बाई फंक्शनल डेरिवेटिव ओनली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और आईपीएससी से भी क्वेश्चन कई बार आता है और आसान आ जाता है, पता है, आसान। यानी कितने फंक्शनल ग्रुप एक साथ मैक्सिमम आ सकते हैं बच्चों, दो। यानी अगर उसने एसिड क्लोराइड दे दिया तो मैक्सिमम कीटोन दे देगा साथ में, या एस्टर दे देगा, या इस तरह से करेगा। दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप वाला करना ही नहीं है अपने को। तो आप समझ रहे हो, इस सब से आपके ज्ञान चक्षु खुल रहे होंगे कि कहीं ना कहीं एडवांस्ड एक हवा बहुत बड़ा बना रखा है, और है भी, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सिलेबस का दायरा उतना बड़ा नहीं है, इतना बना रखा है कोचिंग वालों ने, और है इतना, इतना है, मतलब इतना बना रखा है, इतना है। अब जिन बच्चों को ये राज की बात पता लग गई, क्या लगता है उन बच्चों को तो एडवांटेज हो गया ना, क्योंकि उसको इतना ना करके इतने करके काम हो गया उसका, तो उसकी तो पूरी प्रिपरेशन बुलजाई होगी ना बच्चों। आज समझ में आ रही है क्या सभी को, एवरीवन, ऑल द एटीपीएंस? यस, कमेंट करके बताओ, हाउस द जोश, आई, यस। हम्म, हाँ, सब बच्चे म्यूट रखें अपने आप को भाई, अंकित कुमार एंड एवरीवन म्यूट रखें, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज बेसिकली आपका ये कॉन्फिडेंस बूस्टर सेशन होगा, और नेचुरल, मतलब ऐसी फर्जी मोटिवेशन नहीं है, आप रियल में देख रहे हो कि भाई, है ना, वो वाला मोटिवेशन नहीं है, आग लगा दो, जान फूक दो, ये कर दो, नहीं भाई, रियल में देखो तुम, है ना, समझ रहे हो रियलिटी क्या है। तो यहाँ पे और भी चीजें दिखाता हूं आपको मैं, इंटरेस्टिंग चीजें देखो। कन्फर्मेशन लिखा हुआ है बच्चों, कन्फर्मेशन ऑफ इथेन एंड ब्यूटेन, यानी इथेन ब्यूटेन दिया हुआ है, साइक्लिक कन्फर्मर्स नहीं है। यानी साइक्लोहेक्सेन के जो कन्फर्मर्स होते हैं अपने भाई, ये अपने कौन कौन से, चेयर बोट, ट्विस्ट बोट, ये सब है ही नहीं एडवांस में, और आता भी नहीं है, चेक कर लो क्वेश्चंस, नहीं आता, वेरीफाई भी है, मतलब ऐसा नहीं कि बोलते हैं कुछ कुछ भी। जेई मेन में बल्कि ऐसा कर देते हैं आजकल, कोई भी रिएजेंट दे देते हैं, आप LiBH4 दे दिया, LiBH4 मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आपके मास्टर की किताब है, दिस वन, ये लेटेस्ट एडिशन है अपना मास्टर प्रॉब्लम बुक का, इसमें LiBH4 का क्वेश्चन डाला हुआ मैंने पहले से। अब ये बड़ी शॉकिंग बात है सर, मुझे कैसे पता लग गया अभी LiPH4 आने वाला है ना? तो ये राज की बात राज ही रहेगी, मैं नहीं बताऊंगा आपको कि कहां से मुझे पता लगा। ठीक, पहले चलो बता देता हूँ, जानना चाहते हो, मैं समझता हूँ आप जानना चाहते हो ना। तो देखो मैं बताता हूँ, फंडा ऐसा है कि ये मैंने एडवांस्ड के लिए डाला था LiBH4, क्योंकि एडवांस्ड में कई बार कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जो अच्छी बुक्स हैं, कुछ 5 7 8 अच्छी बुक्स हैं, अच्छी बुक्स मतलब जो ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मेनली, जैसे वॉरेन क्लेडन वाली एक किताब है, आपको नहीं लेनी है सब, है ना, क्योंकि मैंने उसका जूस निकाल रखा है सारा, उसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जहां से बना रखे हैं ना, वो सारे के सारे इस किताब में है जो हम करेंगे। तो सभी के सभी ये बुक तो लेनी है आप सभी को, एवरीवन, है ना, आज ही ले लेना सभी के सभी, ताकि आ जाए जल्दी से आपके पास। तो इसमें एडवांस्ड की मैंने क्या किया था कि जो बुक्स है ना, 5 7 अच्छी अच्छी, क्लेडन हो गई, PY ब्रूस हो गई, उसके अलावा फ्रांसिस कैरी हो गई, जेरी मार्च हो गई, पीटर साइक्स हो गई, इन सभी का जूस निकाल दिया उसके अंदर। मतलब उनके जो मेन मेन की कंसेप्ट थे, और उनके जो क्वेश्चंस, वहां पे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में थोड़ी होते हैं एडवांस के फॉर्मेट में, लेकिन वो बनाने पड़ते हैं हाथ से हमको। तो एडवांस वाले मैंने देखा कि एडवांस वाले क्या करते हैं ना, ऑर्गेनिक में खासतौर पे वहां से चीजें उठाते हैं, लाइन टू लाइन उठा देते हैं, पता है। हम सोचते हैं कि भाई एडवांस वाले तो पता नहीं कहां से क्या बनाते होंगे, अरे भाई वो भी ह्यूमन है, समझ रहे हो। तो उनका रिसोर्स जो है वो अपने को पता है, आपके मास्टर को पता है कि वो कहां से उठाते हैं, तो आपकी टेंशन खत्म है। आप बस जो कहा जाए उसको फॉलो करो प्रॉपरली, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें और चीज दिखाता हूं आपको इंटरेस्टिंग। तो न्यूमन प्रोजेक्शन लिखा हुआ है ना। अब देखो हेलोजिनेशन में ध्यान से देखो, ये न्यूमन प्रोजेक्शन के नीचे देखो एल्केन्स में लिखा हुआ है हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। ये पहले नहीं लिखा होता था, ये सिलेबस में चेंज है, पहले नहीं लिखा होता था एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। ये बताओ एलाइलिक बेंजाइलिक कौन सा होता है, कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो एलाइलिक बेंजाइलिक करता है हेलोजिनेशन, बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ।
एनबीएस, एनबीएस करता है, प्राइमरीली एनबीएस करता है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। हाँ, मेनली एनबीएस, यानी एनबीएस क्लियरली डिफाइन कर दिया कि एनबीएस से क्वेश्चन आ सकता है, पहले नहीं था ये। समझ रहे हो? एक एक चीज क्लियर है, ध्यान से देखो। एल्किन एल्काइन में, एल्किन एल्काइन में चलते हैं। सेकंड लाइन में देखो सभी, एक्सक्लूडिंग द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन एलिमिनेशन। तो बात समझ में आ रही है? साफ साफ मेंशन है कि भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है एलिमिनेशन का नहीं है। एलिमिनेशन मतलब कौन सा? अपना जो ये एंटी एलिमिनेशन होता है E2 में जो होता है, E2 E1, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है। एडिशन का इशू पता क्या है? ये ना इन्होंने एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन पे लिखा हुआ है स्पेशली, आप समझ रहे हो? तो यानी हाइड्रेशन का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है शायद उसको मना कर रहा है प्राइमरीली। तो ये बड़ी केयरफुल चीजें होती है कि किसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, कहां की मना कर रहा है, क्योंकि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, सिन एडिशन एंटी एडिशन से क्वेश्चन आते हैं, आए भी हुए, आपने देखा भी है, लेकिन एलिमिनेशन से नहीं आते स्टीरियोकेमिस्ट्री से, कभी भी नहीं आया। मतलब सिन एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन से नहीं आया। जो एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर होता है उसमें अपना ईआई के अंदर सिन एलिमिनेशन होता है, पर सिन एंटी से नहीं आता। अब उसके बाद तो आप देख रहे हो सिलेबस आपको बहुत मैनेजेबल दिखेगा इसके अंदर। ईथर में देखो साफ साफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई? प्रिपरेशन बाय विलियमसन ईथर, बोला विलियमसन ईथर करो, उसके बाद लिखा हुआ है सीओ बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। अब सीओ बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन में कुछ भी हो सकता है, ईथर का हाइड्रोलिसिस, ईथर का एचआई के साथ रिएक्शन प्राइमरीली, सब मेंशन्ड है भाई रिएक्शन साफ साफ। एल्डोल, केनिजारो, हेलोफॉर्म रिएक्शन मेंशन्ड है। अब देखो एल्डिहाइड कीटोन में मेंशन्ड है सारी ये एक एक रिएक्शन बच्चों टिप्स पे होनी चाहिए। यानी जो तामझाम बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो सिलेबस में है ही नहीं, जैसे कि अपनी ये कौन सी रिएक्शन होती है, बेंजोइन कंडेंसेशन होती है, बेंजोइन के अलावा माइकल एडिशन होती है, रिफोमैक्स की होती है, नोवेंजल होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन ग्रेजुएशन में आती है बच्चों, इसमें कहीं मेंशन ही नहीं है। आप देख रहे हो, यानी जो रिएक्शन है वो मेंशन है, और यू विल सी कि इन्हीं से पूछते हैं, वो नहीं पूछते इसके अलावा से। आप चेक करना, अभी करेंगे ना अपन पेपर को एनालिसिस। अब भाई साहब ध्यान से देखिए, हेलो एरीज में देखो, आप ऑब्जर्व करो हेलो एरीज में, जो ये सेकंड लाइन देखो हेलो एरीज में बच्चों, एक्सक्लूडिंग बेंजाइन मैकेनिज्म एंड साइन सब्स्टिट्यूशन। साफ साफ लिखा हुआ है कि बेंजाइन मैकेनिज्म जो होता है अपना और साइन सब्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन फिर भी कोई मूर्ख करे तो करे भाई, कोई मूर्खता से भरा हुआ है जो टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। अरे भाई जब आईआईटी वालों ने बोल दिया तुम उनको नहीं मानोगे, किसकी मानोगे? साफ साफ सिलेबस में दिया हुआ। तो बहुत सारे बुद्धू जो है ना, इवन स्टूडेंट्स भी और इनफैक्ट टीचर्स भी करवाएंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं और हम भाई बहुत हाई लेवल कराएंगे, वो कराएंगे बेंजाइन। और ज्यादातर ऐसे लोग ऐसे हैं इन जनरल जिनने या तो आईआईटी क्लियर किया नहीं है खुद ने, ठीक है, या वो बस शो ऑफ कर रहे हैं, बच्चों को डराने का काम करते हैं। समझ रहे हो? तो आप सब जो आपको गाइड किया जा रहा है इसमें आप समझ रहे हो, खुद के एक्सपीरियंस से है सारा, इसको फॉलो करो बस ढंग से, है ना बच्चों, बढ़िया से, ठीक है। अब देखो हेयर कम्स द न्यू थिंग्स इन द सिलेबस, जो पहले नहीं था। टाइप्स ऑफ प्रोटीन पहले नहीं था, फिब्रस ग्लोबुलर नहीं था, ये आ गया है, पर ये थ्योरेटिकल पार्ट है, पर आ सकता है, आसान भी है। न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए पहले नहीं होता था, है ना, पर अपना जेई मेन के लिए तो इसको पढ़ते ही है। उसके बाद देखो बच्चों, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आ गया भाई, वो आ गया, वो यहां पे भी आ गया। एडवांस में पहले कम से कम बचा हुआ था कि भाई एडवांस में तो हम बचे हुए हैं कम से कम, लेकिन यहां पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब ध्यान से देखो, साफ साफ लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीहिस्टामाइन्स ट्रैंक्विलाइजर्स, ये मेंशन कर दिया, यानी बेसिकली एंटी वाली हरकतें वो नहीं करने वाले, है ना, कि बच्चों हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि इनको याद करोगे, स्ट्रक्चर्स को रटोगे, नहीं, ये सब नहीं चाह रहे वो, है ना, ठीक है। तो वो लेकिन जानना चाह रहे हैं कि भाई वो फंक्शन क्या होता है उनका। अब उसके उसके लिए अगेन एनसीईआरटी इज द बेस्ट रिसोर्स, और जो मिनी शॉर्ट भी मैंने बनाया उसकी हेल्प से जल्दी कर भी सकते हैं इसको कवर। अब इससे क्वेश्चन इन्हें दिया है तो कुछ ना कुछ तो यूज आएगा। पता है क्वेश्चन कई बार बड़े भी आते हैं, तो हो सकता है वो पूरा क्वेश्चन ना आके उस क्वेश्चन का एक हिस्सा, एक लाइन पूछ लिया कि भाई ये जो ड्रग है किस कैटेगरी में फॉल करती है, मान लो, समझ रहे हो ना, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरा क्वेश्चन ही एक चैप्टर से आएगा। अब एडवांस के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं बच्चों, तो भाई ओवरऑल सिलेबस का एनालिसिस अपन ने कर लिया है भाई।
मतलब ओवरऑल ब्रॉड एनालिसिस कि अब पता है मैं एक एक चैप्टर पे जाऊंगा तो फिर कई 5-10 घंटे लग जाएंगे, तो वो तो अपन नहीं कर सकते, लेकिन आई थिंक यू गॉट इट दैट हाउ टू अप्रोच द सिलेबस वन बाय वन। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स करोगे सारे कर रहे हो तो एक एक कंसेप्ट को बढ़िया से करो, एक एक लाइन को पढ़ो, और उसके हिसाब से मैं ऐसे ही करता था और बहुत वर्क किया, मेरे लिए लिटरली वर्क किया है ना। सामने एग्जाम्पल है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इससे आपका सिलेबस बहुत कंट्रोल में लगेगा, आपको आपको दिखेगा कि भाई बढ़िया है, मस्त है। और फिजिक्स और मैथ्स में भी ऐसे ही करना। चलो बच्चों अब चलते हैं आगे, है ना। देखो अब एडवांस्ड के पेपर का एनालिसिस हम करने वाले हैं, तो आर यू रेडी एवरीवन? सभी के सभी बोर्ड तो नहीं हो गए यार? देखो मैंने तो अपनी तरफ से डिटेल में बताऊंगा, है ना, क्योंकि एडवांस्ड की बात है यार, मजाक नहीं है, समझ रहे हो ना, और अपने करियर की बात है। ठीक है बेटा, ओके। सत्यम सत्यम बिरला की शक्ल बिल्कुल ऐसी है कि आईआईटी में टॉप 100 में रैंक आने वाली है ना। ओके, तो भाई देखो एडवांस 2020 का पेपर शुरुआत अध्याय भी लास्ट 2-3 साल का एनालिसिस कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा। P1 पेपर 1। देखो भाई अब अपने को थोड़ा बस एनालिसिस में ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरह के हैं और कहां कहां से आए हैं। जैसे देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, अच्छा सबको दिख तो रहा है ना सब? यस बच्चों, दिख रहा है ना सब बढ़िया स्क्रीन पे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस नाइस। हाँ, तो देखो पहला सवाल आइसोमेरिज्म का। अब ये सवाल ना ध्यान से देखो, ये न्यूमन प्रोजेक्शन पे है। एडवांस में लाइन लिखी हुई थी न्यूमन प्रोजेक्शंस ऑफ, समझ लिखा हुआ है ना साफ साफ। तो न्यूमन प्रोजेक्शन बहुत डीप में आनी चाहिए कि भाई न्यूमन प्रोजेक्शन कैसी होती है, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है नॉर्मल में तो कैसे करोगे। तो ये जो स्टीरियो इंटर कन्वर्जन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके सामने न्यूमन है तो न्यूमन को नॉर्मल मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो की कंसेप्ट लिख लो साथ साथ ही, कम मौका मिले, मतलब वही बात है, दिख रहा है तो की कंसेप्ट इसके अंदर क्या आ रहा है आइसोमेरिज्म के अंदर, ये अपना स्टीरियो कन्वर्जन इंटर कन्वर्जन, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आरसीसी में इसका लेक्चर भी है, अंकुर सर का लेक्चर है इंटर कन्वर्जन पे, है ना। ये देखो भाई सवाल आईपीएससी का, बच्चों क्या बोला था सिलेबस में, मोनो एंड बाई फंक्शनल ग्रुप्स। ध्यान से देखो कितने फंक्शनल ग्रुप है, हाँ भाई कमेंट में बताओ, समझ रहे हो? 2 है बस, 2 से ज्यादा नहीं है। तो वो अपनी बातों पे जो बोल रहे हैं ना वही है भाई, समझ रहे हो। तो इसमें देखो की कंसेप्ट, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाई फंक्शनल ग्रुप की कंसेप्ट क्या हो गया, बाई फंक्शनल प्लस क्या हो गया बच्चों, एल्कीन एल्काइन। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एल्कीन एल्काइन जब एक साथ आता है ना, ये क्वेश्चन ये एनटी वालों को भी पसंद आते हैं, प्लस ये अपने एडवांस वालों को भी बड़े पसंद आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला ये सवाल देखो भाई, इस सवाल में आपको दिया हुआ है फिशर प्रोजेक्शन, सबसे पहले डी एरिथ्रोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फिशर दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो यहां पे पी क्यू आर एस भी दिया हुआ है, तो पी क्यू आर एस का जो रिलेशन है उसके बारे में बात कर रखी है, यानी इनेंशियोमेरिक रिलेशन और स्टीरियो इंटर कन्वर्जन। आ गया ना दूसरा क्वेश्चन। अब सोच रहे हो पेपर में 2 क्वेश्चन बन गए भाई, जिस बच्चे के ये देखो पेपर 3 पहले 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छे कंसेप्चुअल है, लेकिन समझ रहे हो अगर अपने को डीप में इनेंशियोमेरिज्म डाइस्टीरियोमर ये स्टीरियो कन्वर्जन आता है और आईपीएससी आता है, एडवांस्ड के 3 क्वेश्चन हो गए हमारे भाई साहब, आईआईटी की तरफ आ गए हम लोग, समझ रहे हो। तो जो करने ये कंसेप्ट लिमिटेड है, लेकिन बहुत डेप्थ में इनके क्वेश्चन हम करेंगे, कोई नहीं रोक सकता हमें। यानी अपने को जितने क्वेश्चन एवरी सिंगल डे करने हैं वो इस तरह के हाई क्वालिटी क्वेश्चन ही करने, वो छोटे छोटे पपलू क्वेश्चन नहीं करने। इवन जो मेरी किताब है उसमें भी मैं जो जो फोडू टाइप के क्वेश्चन है वही आपको करवाऊंगा भी, दूंगा भी। एवरेज क्वेश्चन नहीं करने वाले अपन, कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो। अगला देखो ये क्वेश्चन देखो भाई, अभी जीओसी का सवाल है, ठीक है। इसमें देखो ट्राइफिनाइल मिथेन दिया हुआ है, बेंजीन दिया हुआ है, मिथेन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है अपना ये साइक्लोपेंटाडाइन दिया हुआ है, एसिटिलीन दिया हुआ है। एसिड बेस का ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कंसेप्ट देखो, स्टेटमेंट ए में देखो कंसेप्चुअल डेप्थ आनी चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट की क्यों है भाई। तो जिसको पता है डीप में, जो रट्टू तो होता नहीं है, जिसको पता है कि कॉन्जुगेट बेस कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी, वो बात है। दूसरा देखो बी जो है उसमें कॉन्जुगेट बेस की बात कर रखी है और एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। सी में देखो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात आ गई कि NO2 से एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ेगा, और फिर जो पांचों है ना उनका एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात आ गई। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ और एरोमेटिसिटी को क्या कर दिया इन्होंने, मिक्स कर दिया। तो की कंसेप्ट क्या निकला,
एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस एरोमेटिसिटी। भाई साहब आप देखो 4 क्वेश्चन बन गए बच्चे के, आइसोमेरिज्म, जीओसी एंड आईपीएसी से 4 क्वेश्चन एडवांस के। देख रहे हो। खैर हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी एडवांस वाले रिएक्शंस पे ही पूरा फोकस कर देते हैं, जीओसी वगैरह ज्यादा नहीं करते, तो वो उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बाद देखो ये आई लाइक दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। यस, यहां पे देखो बच्चों, मल्टीपल कंसेप्ट एक साथ। नॉर्मल बच्चा देखते ही हो गया बेहोश, लेकिन एटीपीएन देखते ही आया उसको जोश। यहां पे एरोमेटिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। सबसे पहले पहली रिएक्शन देखो, पी जो दिया हुआ है बेंजीन और अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, और साथ में अपने पास ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड दिया हुआ है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्टली जिसको आता है वो सीधा कर लेगा, सीओ बॉन्ड तोड़ के डायरेक्टली तीनों ग्रुप्स के कौन सी पोजीशन पे आएगा। इन डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले तो। फिर ZnHgHCl क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, वो सी डबल बॉन्डों को तोड़ देगा। ये कन्वेंशनल है, पता है, ये पैटर्न फिक्स है एडवांस्ड का। कितनी बार आता है इस पे पता है आपको? आप देखोगे ना PYQ, बहुत बार आता है। एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएगा वो, एनहाइड्राइड से, फिर वो रिड्यूस करेगा, रिडक्शन के बिना इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी नहीं, और फिर H3PO4 से इंट्रामोलिकुलर फ्रिडलक्राफ्ट कराएगा। ये फिक्स पैटर्न है उसका, बहुत बार। मतलब ये की कॉन्सेप्ट पता नहीं कितनी बार आया एडवांस में। यही तो चीजें ऑब्जर्व करनी है आपको, और इनको ढंग से करना है। यानी देयर इज अ डीप पैटर्न इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। आप पहचानोगे समझ में आएगा। बस क्वेश्चन अच्छा डिजाइन होता है, फ्रेम होता है। फिर ग्रिनार्ड ले लिया, हाइड्रोलिसिस वगैरह कर दिया। तो ये कंसेप्ट देख रहे हो, इसके अंदर मल्टीपल मिक्स कर दिए इन्होंने। अंडरस्टूड। अब इसके बाद देखो अगला पेपर, अगला क्वेश्चन, ये एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड है, जिसमें हमें दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन का फ्रेमिंग देखो कितना प्यारा है, सुंदर लग रहा है, मतलब दिखने में ना। 3 बेंजीन है उधर, और बीच में एक बेंजीन है, ऊपर एस्टर दिया हुआ है। अगर इसी क्वेश्चन में खोल के इसको दिखा देते ना, तो और भी वंडर लगता है। ये 4 कितनी बेंजीनिंग दिखती, 4। स्टूडेंट हैरान हो जाता है। तो मैं बता रहा हूँ एडवांस्ड में अगला की पॉइंट आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि एडवांस्ड इज ऑल अबाउट हैंडलिंग साइकोलॉजिकल प्रेशर। वो साइकोलॉजिकली क्वेश्चन ऐसा दिखते हैं कि अरे भाई बच्चे देखे तुम देखते ही थोड़ा पैनिक करता है कि अरे भाई ये क्या। तो ये पैनिक अपने को खत्म करना है। मोर बाय डूइंग, पैनिक कैसे खत्म होगा? बाय डूइंग मोर एंड मोर सच क्वेश्चंस, है ना। अब यहां पे कंसेप्ट क्या है? एरोमेटिक का कंसेप्ट है, और दूसरा डीबी वैल्यू, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मिक्स कर दिया इसके साथ। इन जनरल वैसे बता रहा हूं, डीबी वैल्यू से क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता था, नॉर्मली नहीं आता था, अब आ गया। अब भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो P1 में पार्ट था, आइए उस पर चलते हैं। तैयार हो भाई सभी? जागे हुए हो सभी के सभी? यस बच्चों, एवरीवन। मेहुल, कुछ नए भी होंगे, कुछ पुराने भी लेक्चर्स होंगे। मेन तो उसमें क्या है ना, कंटेंट हमने बहुत ज्यादा डाला हुआ है, बहुत सारा बच्चों के लिए आरसीसी में। तो डोंट वरी, आप बस कंटेंट पे फोकस करो। अभी बना है या पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। एडवांस्ड का जो, जैसे अब ये नया बनेगा, बिल्कुल फ्रेश बनेगा। कौन सा? ये जो नए टॉपिक्स वाली चीजें हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेश होंगे, लाइव फ्रेश चलेंगे, तो वही है। लेकिन कंटेंट जो है वो टाइमलेस होता है यार एडवांस्ड का, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एडवांस 2020, लो जी हमला किया जाए। यहां पे इनऑर्गेनिक में बच्चों सबसे बड़ा जो, अब आपको धीरे धीरे इससे अब पता लगेगा कि एडवांस्ड में फोकस किस चीज पे करना है, राइट। अब ये बताओ, जो एक क्वेश्चन पीछे आए ये ऑर्गेनिक वाले, ये मल्टीपल कंसेप्ट वाले हैं, किसी एक चैप्टर में डायरेक्टली नहीं डाल सकते इसको। रिएजेंट्स हैं, कुछ भी आ सकता है यार। तो रिएक्शंस मिक्स होके आती हैं, क्या छोड़ोगे उसमें? तो अपन बात करेंगे अलग से। इनऑर्गेनिक में आप देखो, पहला रिएक्शन है कि भाई यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के बाद O2 कौन लिबरेट करता है। अब ये है टाइप ऑफ रिएक्शंस का पार्ट। यानी हम कोटा में एक पार्ट पढ़ाते हैं, पार्ट नहीं पार्ट पढ़ाते हैं, जो है टाइप ऑफ रिएक्शंस, जिसमें हीटिंग इफेक्ट और सब कुछ आता है। ये सारा पोर्शन इसमें होने वाला है आपके। ये बाकी जगह नहीं होता, कोटा के अलावा कम जगह होता है। एडवांस का ये स्पेसिफिक अप्रोच यहीं पे होती है। तो वो टाइप ऑफ रिएक्शन से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। सॉल्ट एनालिसिस और टाइप ऑफ रिएक्शन इज द बैकबोन, और उसमें अंदर वो क्या घुसाते हैं? केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन एंड मेटलर्जी। तो रिएक्शंस के साथ मेटलर्जी और किसका तड़का? केमिकल बॉन्डिंग का, और कोऑर्डिनेशन से अलग से भी सवाल आ जाते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन से अलग से भी सवाल आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। पीरियोडिक से अलग से नॉर्मली नहीं आता, पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन नहीं आता।
लेकिन बाकी मेजर पार्ट 50% 60% कहां से आएगा? रिएक्शन एंड सॉल्ट एनालिसिस से, जिसका जेईई मेन में उतना रोल सॉल्ट का होता नहीं है, इसमें होता है ना। तो उनको रिएक्शन से बड़ा मजा आता है। आइए देखते हैं, अब देख ले जो मैंने बोला, अब देखना आपको वही सब चीजें मिलेगी। अब देखो ये आ गया अपना सॉल्ट। ध्यान से देखो, शुरू में एक्स और वाई दिया है, उसको ऐड किया NaCl के साथ, व्हाइट पीपीटी बना। अब व्हाइट पीपीटी जो है वो पार्टली सोल्यूबल है हॉट वाटर में, पानी के साथ रिएक्शन करके पी और क्यू दिया। पी जो है वो NH3 में सोल्यूबल है एंड ऑल्सो इन एक्सेस सोडियम थायोसल्फेट। और उसके बाद जो हॉट सॉल्यूशन है वो Ki के साथ येलो पीपीटी देगा। अब पता है ये Ki के साथ कौन येलो पीपीटी देता है, समझ रहे हो? और ये सोल्यूबिलिटी किसमें क्या रहती है, सारा अगर अपने को थोड़ा भी आइडिया ना, तो एक पार्ट क्लिक करते ही अपने को पुराना सारा समझ में आ जाएगा, और ऑप्शन से चीजें और भी आसान हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे सिल्वर दिया हुआ है, पीबी दिया हुआ है, ऑप्शन देख के क्लियर हो जाएगा अगर हमको पता है कि कौन किसमें सोल्यूबल है, कलर्स कौन से होते हैं। खास तौर पे मैं बता रहा हूं पीपीटी कौन कौन से बनते हैं, कलर कौन कौन से आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? अगर ये हमें पता लग गया तो एकदम से क्लियर हो जाता है कि एकदम से, ओ भाई ये ऐसा हो रहा है, ब्राउन रिंग बन रही है क्या, प्रशन ब्लू आया क्या, अरे भाई ये तो ये वाला आयन है। यानी ये जो की कंपाउंड है इनसे ही घूम फिर के आता है भाई। आगे देखो, ये कोऑर्डिनेशन का एक्सक्लूसिव क्वेश्चन, ध्यान से देखो सब आ गया इसमें। पहला कंपाउंड दिया, ज्योमेट्री पूछ ली। अगला देखो, अगले में क्या पूछा, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आ गया, है ना। ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव भी पूछ सकता है। अगले में देखो मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लिया। अगले में क्या पूछ लिया, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया। यानी 4 जेईई मेन के सवाल पूछ लिए उसने एक में, समझ रहे हो क्या? लेकिन पर असल में सवाल वैसे डिफिकल्ट थोड़ी हुआ उतना, डू यू अंडरस्टैंड? इंडिविजुअली की एक चीज को पकड़ो कि भाई पहला क्वेश्चन पकड़ लो अलग से, अलग से कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगला जो की कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, की कंसेप्ट क्या फंडा जो है बच्चों, वो ये है कि एडवांस्ड में वन ऑप्शन एट अ टाइम, इट्स अबाउट हैंडलिंग वन ऑप्शन एज एट अ टाइम। लिख लेना ये बात, इट्स अबाउट हैंडलिंग वन ऑप्शन एट अ टाइम। एक ऑप्शन को पकड़ो, उस पर ध्यान दो पूरा, चारों को देख के ओवरवेल्म मत हो जाओ कि भाई चार चार है कैसे होगा क्या होगा। एक को पकड़ो, उसको मार गिराओ, फिर आगे बढ़ो। अगला देखो भाई, हाइपोक्लोराइट क्लोरेट पर क्लोरेट आयन है, इनके स्ट्रक्चर आने चाहिए। यानी इनऑर्गेनिक का कई क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आपको स्ट्रक्चर सही से बनाने आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, शेप, और जो स्ट्रक्चर होते हैं ना अपने साइक्लिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ सल्फर सल्फर लिंकेज है, कहाँ कहाँ ओ लिंकेज। यानी अगला हॉट कॉन्सेप्ट जो है वो है केमिकल बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर्स का। स्ट्रक्चर्स पता है, लोन पेयर पता है, बॉन्ड पेयर पता है, कितने क्या है, उनसे क्वेश्चन आ जाएंगे डायरेक्टली। दूसरा, इसमें रिएक्शंस तो है ही, मतलब ध्यान से देखो इसमें दो चीजें मिक्स कर रखी है। मॉलिक्यूलर शेप है इसके अंदर, ध्यान देना, मॉलिक्यूलर शेप है, उसके अलावा डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा कि नहीं करेगा उसके बारे में है, और लिखा हुआ हाइपोक्लोराइट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ऑक्सीडाइज करेगा कि नहीं करेगा। तो मिक्स हो गए ना कॉन्सेप्ट। अब एक भी नहीं आता, मान लो एक भी चीज फंस गई, मान लो सिर्फ हम केमिकल बॉन्डिंग आता है, तो ये क्वेश्चन होगा नहीं ना। तो इनऑर्गेनिक का पेपर 1 का काम हो गया है। पेपर 1 में फिजिकल में आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में पेपर 1 में अगर हम देखते हैं बच्चों, तो ये आया भाई, बड़ा सुंदर। अब देखो एडवांस वाले कैसे माहौल बनाते हैं। 2 लाइनें तो इन्होंने, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, भाई एडवांस है, पूरा नाम लिखेंगे स्टीफन वगैरह, बढ़िया माहौल। ये नहीं कि सिंपल, ये वैल्यू तो इनफैक्ट देने की जरूरत भी नहीं होती, पता भी होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट किसको नहीं पता होता है ना? ठुल्लू होंगे जिनको नहीं पता होगा, लेकिन ज्यादातर को तो पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट दी हुई इन वैक्यूम, क्लियर मेंशन्ड है भाई वैक्यूम। तो एडवांस्ड वाले इस तरह से माहौल बनाते हैं। यानी एक और ध्यान रखिए ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, कि क्वेश्चंस का कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी एडवांस्ड के लिए बहुत जरूरी होती है। कॉम्प्रीहेंडिंग मतलब बड़ा सवाल लिखता है वो, यानी अगर हम उसको जल्दी रीड कर पाए तो हमारी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। जैसे अभी ये कांस्टेंट वांस्टेंट तो अननेसेसरी डिटेल है, समझ रहे हो, सिंपल है। फास्ट रीडिंग यानी अगली एबिलिटी आपको क्या डेवलप करनी है, कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी, कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी, ये लिख लेना, डेवलप द कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी। ठीक है, बड़े सवाल को जल्दी पढ़ पाना, नहीं तो स्टूडेंट बड़े स्लो हो जाते हैं एडवांस में। खटखट पढ़ो, उसकी डिटेल को लिख लो। जैसे क्या क्या दिया हुआ है इसमें, जैसे देखो फिलामेंटल लाइट बल्ब का सरफेस एरिया दिया हुआ है, ब्लैक बॉडी बोला हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है,
पॉइंट सोर्स बोला हुआ है क्लियरली, ठीक है, मेंशन किया हुआ है, और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, और लिखा हुआ है प्यूपिल ऑफ द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर टू बी सर्कुलर, 3 mm का प्यूपिल दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन को समझना है, तो यानी शुरू में एक फास्ट रीडिंग होनी चाहिए और सेकंड रीडिंग केयरफुल होनी चाहिए। पहली फास्ट रीडिंग की भाई सवाल किस बारे में है, अगर हम उसको कॉम्प्रीहेंड कर लें कि सवाल किस बारे में है, तो क्या होगा, हम डिसीजन ले पाएंगे इसको करना है कि नहीं करना, क्योंकि सारा कुछ तो अटेम्प्ट नहीं कर पाते ना यार अपन, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए पहले से एकदम क्वेश्चन को समझ ले कि भाई किस बारे में, तभी उस पर अप्रोच करें। तो इसलिए ऑलवेज हैव फर्स्ट रीडिंग विच इज फास्ट, ठीक है। अब चलते हैं आगे 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 आगे। अरे रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, रिकॉर्डिंग होनी बहुत जरूरी है। हाँ हो रही है, बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ बस बढ़िया। हाँ अब देखो अगला, अगला सवाल बच्चों, ये किस चीज पे आ रखा है, गैसीय स्टेट का क्वेश्चन है, और गैसीय स्टेट का ये हॉट टॉपिक है। ये अपना जो अपनी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं गैसीय स्टेट में। एक तो डिफ्यूजन वाला जो अपना ग्राम्स लॉ है वो, और काइनेटिक थ्योरी से, काइनेटिक थ्योरी खासतौर पे काफी हॉट फेवरेट रहता है। और एक अपना रियल गैसेस, जो नॉर्मल गैसेस है ना उन सबसे क्वेश्चन काफी कम आते हैं आजकल गैसीय स्टेट में, पहले ही बता रहा हूं आपको, काफी कम क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखो, ये कितना आसान है, कितना आसान सवाल है। रेशियो पूछा है भाई, आरएमएस का, एवरेज का, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, वेरी सिंपल। अगला, यानी अगर हम केयरफुली क्वेश्चन को सेलेक्ट करें तो काम हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री ही ऐसा है बच्चों जिसमें अलग अलग डिसोसिएटेड टॉपिक्स हैं। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इनऑर्गेनिक में डिसोसिएटेड टॉपिक कौन कौन से हैं। केमिकल बॉन्डिंग से अलग से सवाल आ सकता है, काइनेटिक्स काइनेटिक्स बोल रहा हूं, ये अपना कोऑर्डिनेशन से अलग से आ सकता है, लेकिन रिएक्शन और सॉल्ट मिक्स है, और इवन उसमें केमिकल बॉन्डिंग भी कई बार आ जाता है। तो इनऑर्गेनिक में 3 पार्ट है। अगर हम बात करें अपना ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में बच्चों जीओसी, आइसोमेरिज्म, आईपीएससी से एक अलग पार्ट है, इनको मिक्स भी कर देते हैं कई बार, लेकिन ये अलग से भी क्वेश्चन इनसे आ जाता है। और दूसरा सारा पार्ट अपना किसमें आ जाता है, रिएक्शन वाले पार्ट, जिसमें प्राइमरीली उनको बेंजीन रिंग रिलेटेड एरोमेटिक रिएक्शंस बड़ी पसंद है, और उनमें ही वो सारे रिएजेंट भर देते हैं। तीसरा पार्ट ऑर्गेनिक का बच्चों जो आता है, जो अलग से आ सकता है, वो पीओसी वाला पार्ट कई बार अलग से आ जाता है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, और अब वो एवरीडे लाइफ भी उसमें आ गया। यानी 3 हिस्से हैं। तो बंदा और ऑर्गेनिक में रिएक्शन का पार्ट थोड़ा सा करके कुछ नहीं कर सकता, आपको दिख रहा है ना, कुछ नहीं होने वाला। या तो पूरा रिएक्शन पार्ट करो या बिल्कुल मत करो, ऑब्वियसली पूरा ही करना चाहिए। और जीओसी, आईपीएससी, आइसोमेरिज्म अलग से हो गया, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जिसकी ऑर्गेनिक का डब्बा गोल है वो सिंपली पहला पार्ट और लास्ट पार्ट कर सकता है। तो अब जो बच्चे अपने नोट कर ले भाई अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ये नहीं कि सर आपने प्लान नहीं दिया, वो नहीं दिया, मैं सब बता रहा हूं आपको साथ साथ। ऑर्गेनिक में जिनको करना है वो तो पूरा करेगा भाई, ए1 वाला, तो ए2 वाला डिसाइड कर ले कि उसको पहले 2 करने हैं या तीसरा छोड़ना है, ए2 वाला। और जो ए3 वाला है उसको मैं बोलूंगा, डिपेंडिंग उसकी ऑर्गेनिक कैसी है वो भी निर्भर करता है, वो चूज कर सकता है अपने हिसाब से, सेलेक्ट करे कि भाई तेरे को क्या लगता है। मैं थोड़ी डिफाइन कर सकता हूं कि मान लो किसी बच्चे का ए3 वाले का ऑर्गेनिक अच्छा है तो उसको तो सारा करना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो आपका सबका अलग अलग है ये, आप खुद से अभी लिख लीजिए कि भाई आपको क्या करना है, डिसाइड राइट नाउ। अंडरस्टूड एवरीबडी? ए1 वाले को तो तीनों है, ए2 वाला अपने आप डिसाइड करे। अब मैंने बता दिया कि मार्क्स कैसे आएंगे, या तो जीओसी, आईपीएससी, आइसोमेरिज्म से एक साथ आएंगे, या रिएक्शन वाले पार्ट से कंपाइल्ड आएंगे, या अपना बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल वगैरह, ये वाला पार्ट है। आई थिंक यू गॉट द पिक्चर। हाँ भी बच्चों, पिक्चर समझ में आई फाइनली आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं? फिर इनऑर्गेनिक का भी बताऊंगा इसी तरीके से। तो लिख लो अपने आप कि भाई इन तीनों में से करना क्या है। आई थिंक वीवो 9051, अब थोड़ा तुम्हारा ये डाउट क्लियर हुआ होगा, जो मेन डाउट होगा, जुड़ी हुई है ना चीजें। तो लिख लो अभी के अभी, लिख लो कि भाई ये 3 पोर्शन है फंडामेंटली, है ना। अगली चीज इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में अगर हम बात करें तो पीरियोडिक जो है ना, उससे तो मेनली क्वेश्चन नहीं आता है। केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ये मान लो इनसे 2 से 3 क्वेश्चन, तो मतलब 4 भी आ सकते हैं, पर 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स हो गए उनसे। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन से 2-3-4 क्वेश्चन अलग से आ सकते हैं। मेटलर्जी से अलग से कम आता है, मेटलर्जी का यूज आता है।
तो अब मेटलर्जी एनवायरमेंटल अगर इसमें ले रहे तो अलग से भी कहीं यूज आ सकता है, पर ये छोटे चैप्टर्स हैं, इनका यूज आता है। जैसे एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन है, उससे रिलेटेड रिएक्शंस आ गई, तो मेटलर्जी स्टैंड अलोन भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे मैं 3 पार्ट्स अगेन लेके आऊंगा इनऑर्गेनिक में। पहला हो गया अपना पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन, ये तो मस्ट डू है, मतलब करना ही है। और पीरियोडिक लेकिन बहुत डीप में करने का फायदा नहीं है। पीरियोडिक मतलब बेसिक कर लो, और फिर केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन में गोते खाओ, बिल्कुल बढ़िया डीप डाइव। अगला अपना कौन सा बताया मैंने आपको बच्चों, ये रिएक्शंस वाला पार्ट, टाइप ऑफ रिएक्शंस एंड सॉल्ट एनालिसिस। ये वाला पार्ट पूरा जुड़ा हुआ है, मतलब अलग नहीं है ये, ठीक है, मिक्स होके क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, है ना। तो टाइप ऑफ रिएक्शंस में अपने को हीटिंग इफेक्ट हो गया, जो ब्लॉक ब्लॉक की बात कर रहे हैं ना, ब्लॉक केमिस्ट्री और ये सब उसी में आ गया, कंपाउंड्स एंड देयर रिएक्शंस बेसिकली। और सॉल्ट के अंदर जो एनायन है कैटायन है, उनके डिटेक्शन, उनके टेस्ट, कलर्ड कंपाउंड्स खासतौर पे अपने को टिप्स पे होने चाहिए, उनकी लिस्ट बना लेनी है अपने को, और फिर तो इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। और तीसरा पार्ट कौन सा बता रहा हूं, मेटलर्जी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वगैरह वाला जो पार्ट है, तीसरा पार्ट हो गया। इनसे भी स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जिसका इनऑर्गेनिक का बिल्कुल डब्बा गोल है, उस बच्चे को मैं क्या सजेस्ट करूंगा, केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन और जो लास्ट वाला पार्ट। और जिसका इनऑर्गेनिक फिर भी ठीक ठाक पड़ा हुआ है, तो वो बीच वाला पार्ट भी करे। हाँ भी बच्चों, तो इनऑर्गेनिक का पिक्चर भी क्लियर हो गया क्या? हाँ तो छोड़ दो बिल्कुल, ये मैं आपको बता रहा हूं जो, पता है सिलेबस को छोड़ना ना नॉर्मली हम ईगो पे ले लेते हैं। बच्चे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना कि यार मैं क्यों छोड़ू यार, समझ रहे हो, ईगो पे मत लो यार, ईगो ईगो से भस्म हो जाओगे खुद ही, समझ रहे हो। कुछ बच्चे ईगो में मैं नहीं छोड़ता यार, अरे यार मैं तो हीरो बनूंगा। हीरो मत बनना, है ना, नहीं तो हीरोपंती निकाल देगा आपकी एडवांस में, समझ रहे हो, क्योंकि यार लिमिटेड टाइम है, जो करना है अच्छे से करना है। तो ये सिलेबस को, लिमिटेड पार्ट को लीव करना, बहुत रेयर टीचर्स होते हैं जो ढंग से इस बात को ओपनली बताते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा जो है वो सुनना नहीं चाहता इस बात को, वो चाहता है मैं क्यों छोड़ू यार, मेरे को क्या मतलब, बेवकूफ समझाया गया, समझ रहे हो। तो वो ईगो पे मत लो आप कोई भी चीज को, इस बात का ध्यान रखना, ये मन में किसी किसी बच्चे के होगा कि यार, तो एक तरह से वो पार्ट नहीं तो आपको पीछे खींच ले जाएगा। मान लो आप सारा करने की कोशिश करोगे ना, तो आप समझ रहे हो ना इस बात को भली भांति, कि अगर उसको, वो आपको पीछे खींच लेगा। जहां पे आप पूरी एनर्जी लगा के उसका सवाल एडवांस में सही कर सकते हो, जो आपको आईआईटी के पास लेके जा रहा है, वहीं पे आपने वो चैप्टर पढ़ लिए जो आपके बिल्कुल ही कमजोर थे, तो फिर तो आपको पीछे खींच लेगा, आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया। जो भी बच्चे अभी खासतौर पे A3 और A2 कैटेगरी में हैं, उनके कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए उनको इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है। एक बात हमेशा कही जाती है बच्चों, द थिंग ऑन विच यू फोकस मैग्निफाइज। So if you focus on your strength will magnify. If you focus on your weaknesses will magnify. Choice is yours. तो लिख लो इस बात को सभी के सभी, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। जो टाइम है ना अपने पास, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स बच्चों, ठीक है। अगली बात, आइए अब फिजिकल पे बात करते हैं। फिजिकल में अलग अलग चलता है भाई मामला, मतलब कुछ चीजें जुड़ी भी हुई है, जैसे अब इसमें ध्यान से देखो, थर्मो का और गैसियस स्टेट का बहुत ही प्यारा मिक्सचर किया हुआ इसमें। सिर्फ थर्मो थर्मो नहीं है, जिसने थर्मो कर लिया गैसियस नहीं आता। अब जैसे क्या लिखा हुआ है, सिस्टम इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू अ सिस्टम दैट सेटिस्फाई द वॉन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, राइट। तो यहां पे ये क्वेश्चन जो है इसमें, लेकिन प्राइमरीली अगर देखा जाए तो थर्मो है। अगला देखो ये क्वेश्चन, ये सॉलिड स्टेट का बहुत प्यारा सवाल है, मतलब जिसको कंसेप्चुअली ढंग से विजुलाइजेशन आता है वो कर पाएगा। यानी सॉलिड, लेकिन अब तक अगर नहीं किया हुआ सॉलिड, अगर अब तक सॉलिड नहीं है तो मुझे लगता नहीं करना चाहिए बच्चे को, क्योंकि वो डेप्थ में आना चाहिए, बहुत ढंग से करना पड़ता है सॉलिड को, और हर बार सवाल आता भी नहीं सॉलिड से। लेकिन स्टैंड अलोन आता है, मिक्स नहीं होता। ध्यान से देखो, सॉलिड का है तो सॉलिड का है। तो फिजिकल में आपको इस तरह से स्टैंड अलोन चैप्टर्स मिलेंगे। आइए देखते हैं अगला। अगला जो पार्ट है बच्चों, ये अपना टाइट्रेशन वाला पार्ट है, मोल कंसेप्ट वाला पार्ट है, मोलैरिटी से रिलेटेड है, और आयनिक में भी करवाते हैं इसको, है ना। अब ये पार्ट अगर अब तक नहीं किया हुआ, इंडिकेटर वाला, और ये तो अब करने का कोई उतना मतलब बहुत डीप में आना चाहिए ये। अगला देखो पार्ट, आप सभी देख सकते हो, अगला पार्ट बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम, और यहां पे गिब्स एनर्जी। यानी ये बहुत कॉमन है, इक्विलिब्रियम को यहाँ पे थर्मो के साथ मिक्स किया ही जाता है, यानी ये जुड़े हुए चैप्टर्स हैं। अगर हमने
थर्मो और इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम किया तो थर्मो साथ में आना चाहिए, ये कनेक्टेड है, लिख लेना इस बात को। इक्विलिब्रियम प्लस थर्मो प्लस इलेक्ट्रो, ये जुड़े हुए चैप्टर्स हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। होता है ना, कई बार तीखड़ी होती है, दोस्त होते हैं, अधूरे होते हैं अगर तीनों साथ नहीं है, इट्स लाइक दैट। तो इक्विलिब्रियम खास तौर पे केमिकल, आयनिक अगर नहीं भी किया कोई बात नहीं, पर केमिकल जैसे डेल्टा जी और के का रिलेशन आप सभी जानते हो इक्विलिब्रियम पे, जो फ्री एनर्जी चेंज का और के का जो रोल होता है अपना। तो खास तौर पे केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक थोड़ा बहुत अगर डीप में नहीं भी आता है तो, प्लस थर्मो, थर्मो के कम से कम बेसिक्स तो आने चाहिए, नहीं तो फिर इलेक्ट्रो के सवाल फंसेंगे कई बार, है ना। तो ये जुड़े हुए चैप्टर्स है। जैसे अगला देखो भाई, अगला आ गया अपना, अभी बात की, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, इलेक्ट्रो एंड थर्मो। ध्यान से देखिए बच्चों, अब यहां पे इलेक्ट्रो भी आ रहा है, अपना फेरेडेज लॉ भी इसमें यूज होने वाला है, प्लस इसके अंदर हाफ सेल्स तो दिया ही हुआ है, ऊपर जो दिया हुआ है उसमें एफिशिएंसी, फ्यूल सेल की बात हो रही है, लेकिन उसका जो कैलकुलेशन है वो कहां से आएगा, थर्मो से तो आएगा। तो बात समझ में आ रही है, ये भाई भाई हैं, इनको जुदा नहीं कर सकते आप, यू कांट लीव, मस्ट टू। नेक्स्ट देखो, अगले में एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है। अब एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड से कर रहा है तो ये रिएक्शन, इसमें तो बता ही दिया कि एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, पर हो सकता है वो नहीं पता है। ऐसे इस बार 2022 में क्वेश्चन आए कई सारे, क्या किया उन्होंने, उन्होंने इनऑर्गेनिक का रिएक्शन बोल दिया कि भाई फास्फोरस रेड फास्फोरस है और NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, अब नहीं बताया कि क्या बनेगा। ठीक है, तो उसका जो बैलेंस रिएक्शन है वो आपको लिखना पड़ेगा, और मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन हो गया। तो इनऑर्गेनिक और मोल का बड़ा अच्छा लिंक कर रहे हैं वो, बहुत ब्यूटीफुल लिंक। ये चीजें होती है, मतलब जो बेसिक कंसेप्ट आपके अच्छे हो तो कर पाओगे। तो मोल कंसेप्ट और गैसियस, इवन इनऑर्गेनिक को भी जोड़ देते हैं। यहां पे देखो भाई साहब, रेडियो एक्टिविटी एक अलग स्टैंड अलोन टॉपिक है, रेडियो एक्टिव डीके जो होता है अपना, और लेकिन ये मोल से भी काफी कुछ क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं, और काइनेटिक्स में भी इस चीज का रोल आता है डीके का। तो ये लेकिन पार्ट अगर अब तक नहीं किया तो वी कैन लीव दिस पार्ट, है ना, डिपेंडिंग, मतलब जिसने अब तक नहीं किया, लेकिन रेडियो एक्टिव से आ जाते हैं क्वेश्चन, और ये ज्यादातर बच्चे, मतलब डिपेंड करता है। तो फिजिकल में पेपर 1 की बात थी, अब ये सारा आई थिंक पेपर 1 ही था जो पूरा एनालाइज हुआ है। तो बच्चों आई थिंक काफी कुछ अपने को, मुझे लगता है एक और सेशन लेना पड़ेगा, है ना, उसमें बाकी एनालिसिस हो पाएगा। ये 2022 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब देखो इसके अंदर कैसे इनने पीओसी को, और जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है केरियस मेथड आ गया इसके अंदर, ध्यान से देखो आप। तो पहले रिएक्शन दिया, रेड फास्फोरस की कितनी सिंपल रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है, OH हट के Br आएगा, कुछ भी नहीं है मतलब। उसके बाद लेकिन एस्टिमेशन वाला जो पार्ट है ना हेलोजेंस का, केरियस मेथड्स, वो आ रखा है। बहुत सिंपल सवाल है, बताइए, अगर केरियस मेथड हमें आता है ना, कुछ नहीं है इस सवाल में। तो पीओसी प्लस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसके अंदर, एरोमेटिक नहीं है ज्यादा, पीओसी प्लस ये है, जोड़ दिया ना। तो ऑर्गेनिक में तो बहुत भयंकर मिक्स करते हैं ये, समझ रहे हो। अब यहां पे देख लो आप, यहां पे लिखा हुआ है वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इसमें पहले हमारा ये डाउस प्रोसेस है, Cl हट के OH आ रहा है, फिर नाइट्रेशन किया हुआ है, रिएक्शन में कोई दम नहीं है, रिएक्शन बहुत सिंपल है, पपलू है, कोई भी बच्चा कर लेगा। तो डर कम हो रहा है एडवांस से, क्या सभी बच्चों का, कुछ तो नहीं डरते होंगे ऑलरेडी A1 वाले तो, लेकिन A2 A3 वाले जो है, क्या आपका डर जो है वो कम हो रहा है, आपको दिख रहा है कि उतना नहीं है भाई, तामझाम सुंदर पेपर होता है, बस सुंदर पेपर होता है। डर कम हुआ कुछ आपका आज एडवांस से, कंफर्टेबल हुए। तो अब इस सवाल में क्या ही है ये बताओ, कुछ खास नहीं है बच्चों, कुछ खास नहीं है। कौशिक बोल रहे हैं कि सर क्या आपने इसमें भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है। हाँ यार, लेना पड़ेगा ना सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल जूम का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ हम, पैसा हमारे पास वैसे ज्यादा है नहीं, हम लोग थोड़े फिजिक्स वाला जितने हम लोग क्या बोलते हैं अमीर तो नहीं है, है ना, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना तो है, थोड़ा बहुत तो पैसा है हमारे पास भी, भगवान की दुआ से, आप लोगों की कृपा से, है ना। तो उतने अमीर नहीं हम लोग, लेकिन हाँ पढ़ाते अच्छा है बच्चों को, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अब यहां पे देखो, पहली रिएक्शन देखो, ये एसिटिलीन है,
आयरन ट्यूब ली हुई है, कितनी सिंपल रिएक्शन है यार, बेंजीन बन जाएगी। क्या है इस रिएक्शन में, कुछ भी तो नहीं है, सभी को आती है ना रिएक्शन। अब इसके बाद देखो अगली क्या दी है, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, क्यूमीन बन जाएगा। क्यूमीन के बाद O2 हाइड्रोलिसिस, कौन सी रिएक्शन है ये, क्यूमीन पेरोक्साइड मेथड, फिनॉल बन जाएगा। और फिनॉल प्लस एसीटोन बनेगा, फिनॉल के साथ CH3COCl दिया है, क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा, OH के साथ वहां पे OCOCH3 आ जाएगा। आप ही बताओ, इजंट इट वेरी सिंपल, क्या है इसमें यार, बताओ यार, बिल्कुल डायरेक्ट रिएक्शन दे रखी। लेकिन अब इसी में थोड़ा सा मोल कंसेप्ट ले लिया। 15 मोल एसिटिलीन के हैं, 80% कितने हो गए, 15 का 80% 12 हो गया, फिर 50% है, कितने मोल हो गए भाई, 12 से 6 हो गए, 6 के बाद फिर 50% है, कितने हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए, और फिर 100% यील्ड है तो 3 के 3 रह गए, 3 मोल। अब बोला हुआ है यील्ड ऑफ A B C and D दी हुई है, और पूछा आपसे भाई अमाउंट ऑफ, क्या पूछा है, प्रोडक्ट डी। समझ गए क्या, डी का मोल पता लग गया, लास्ट में बस मोलर मास निकाल के उसको कर देना है। क्या है इसमें भाई, क्या क्या डिफिकल्टी है इसमें, बस बच्चा डर जाता है ऐसे ही, जबरदस्ती डरता है, कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब ये रिएक्शंस आनी चाहिए। तो यहाँ पे मोल कंसेप्ट को मिक्स कर दिया उन्होंने, और कैसे किया ये आपको दिख रहा होगा। अगली चीज ध्यान से देखो, अब ये है क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब यहां पे सबसे पहले हेलवोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन कर रखी है, HVZ। HVZ के बाद बच्चों फिर वहां पे हेलोजन आ जाएगा अल्फा पोजीशन पे, और फिर वहां पे जो बड़ा सा कंपाउंड दिया हुआ है, ये हमारा थैलेमाइड जो है ना, उसी का आयन है, जो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में वो N नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन करेगा, और फिर NaOH हाइड्रोलिसिस किया हुआ है, तो ये फिर भी एक डिसेंट रिएक्शन है। अब इसके बाद तो सवाल शुरू होता है, ध्यान से देखो, ए में क्या दिया हुआ है, P कैन बी रिड्यूस्ड, रिडक्शन आ गया NaBH4 का। अगला देखो NH4OH हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन है, और हाइड्रोक्सिल अमाइन सॉरी NH4OH के साथ रिएक्शन एसिडिफिकेशन का Q है। C में रिएक्शन दिया हुआ है डाइएजोटाइजेशन वाला, D में GOC का एप्लीकेशन है, एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है। तो अब ये बताओ भाई साहब, ये बताओ क्या किसी इसको किसी चैप्टर में कैटेगराइज करना सही भी है क्या, कहाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एडवांस में कोई चैप्टर नहीं है, रिएक्शन का पूरा पार्ट है। तो यहाँ पे आपका जो मेंटेलिटी है ना, एडवांस्ड की जो मेंटेलिटी होती है वो ये होती है बच्चे की, कि वो रिएक्शन पार्ट को पूरा एक मानता है, उसमें कोई हाइड्रोकार्बन और ये अलग अलग नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं टिप देना चाहूंगा आपको, कि अगर फिर भी रिएक्शन पार्ट पार्शियली करना है किसी को, बाय द वे वैसे तो कोई फायदा नहीं है इन जनरल, फिर भी किसी को लालच की मैं थोड़ा कर लूं, तो वो हाइड्रोकार्बन और हेलोजन डेरिवेटिव्स अल्कोहल ईथर, यानी एडिशन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, यहां तक कर ले एटलीस्ट। इस पोर्शन से कई बार अलग से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आ जाता है, तो ये आप नोट कर लेना इस बात को, सभी के सभी बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया, आइए चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। अब देखो ये ना इतने बड़े इतने सारे रिएजेंट एक बार देख के ना आदमी घबरा जाता है, पर पता है मैं अगेन वही बोलूंगा, वन ऑप्शन एट ए टाइम, आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ो। होता क्या, हम इतने सारा एक साथ देखते हैं ना, PQRS, इतनी बेंजीन, इतने सारे रिएजेंट, घबरा जाते हैं। नहीं भाई नहीं, पहले सब्र रखो, रिलैक्स, डरो मत, डर को हराना है अपने को, खुद ही डरोगे तो कैसे काम चलेगा, समझ रहे हो। अब जैसे देखो, अभी अपने सेशन में लगभग, मैं आपको बता देता हूं, अभी आरसीसी में काफी बच्चे हो चुके हैं एनरोल, काफी बच्चे आ चुके हैं आरसीसी में, लेकिन सेशन सबको लिंक गया है, और कितने बच्चे आए हैं उसमें से कुछ परसेंटेज आया है। आप सोच रहे हो कंपटीशन कैसे कम हो जाता है अपने आप ही। ऑब्वियसली हो सकता है किसी बच्चे का कुछ और काम हो, लेकिन ये बताओ पढ़ने से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होगा, ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ये गेम चेंजिंग होने वाला है आप सभी के लिए, जो भी बच्चे हैं। और जो बच्चे आए हैं वो लगभग ज्यादातर, कुछ 2-4 बच्चे होंगे जो शायद बीच से आउट हो गए होंगे, लेकिन ज्यादातर बच्चा स्टे किया है। तो आप देख रहे हो एडवांस में ऐसे ही होता है, फिल्टरिंग ऐसी होती है, ज्यादातर बच्चे साइकोलॉजिकली ही डर जाते हैं, सोचते रहते हैं, काम नहीं करते। यानी थिंक लेस डू मोर बच्चों, ये पता है मेंटल गेम है, माइंड गेम है, थिंक लेस डू मोर, लिख लो सभी के सभी, बड़ा बड़ा, एवरी डे इन द मॉर्निंग। मैं बता रहा हूं आपको, जो मैंने बताई भी हुई ना सारी बातें, कि अपनी एनर्जी कंजर्व रखनी है, इस समय कोई गलत हरकतों में नहीं पड़ना है, ठीक है, समझ रहे हो ना सारी बातें। वेब सीरीज, सोशल मीडिया, ये सब कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब भूल जाओ यार इन 50 दिन में सब कुछ, मतलब इतने दिन तो कंट्रोल कर सकते हो यार, बाद में करना, कॉलेज में जो मस्ती करनी है करना, खुल के, कोई दिक्कत नहीं, चले।
एनर्जी को कंजर्व, ऐसी कोई भी चीज जो आपके कॉन्फिडेंस को लूज करे उस चीज को दूर करो, है ना। और ओवर थिंकिंग मिनिमाइज कैसे होगी, मैं आपको हैक बताता हूं सामने। मंत्र चैंटिंग लिटरली हेल्प्स, अमेजिंग हेल्प मिलती है, मतलब माइंड शांत हो जाता है, फालतू नहीं सोचता। जैसे अभी मैं आपको जब बता रहा हूं ना, तो आपको शायद दिख रहा होगा कि मैं कितना मतलब फोकस्ड हूं, लाइक आई एम डिलीवरिंग माई 110% टू यू। अगर मैं डीप नहीं होता तो मैं टाइम देख रहा होता बार बार कि 1 घंटे में सेशन खत्म करना है, 50 मिनट हो जाएंगे। मुझे मतलब नहीं यार, मुझे आपको मतलब बेस्ट देना है। ये थॉट प्रोसेस आपका हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए होना चाहिए कि डूब गए बस। और कब 2 घंटे 4 घंटे हो गए पढ़ते हुए, तो अगला की पॉइंट है वही ओवर थिंकिंग तो मिनिमाइज करनी है। और तो मंत्र चैंटिंग में हरे कृष्णा महामंत्र बहुत अमेजिंग रहता है, सर्च करना यूट्यूब पे हरे कृष्णा महामंत्र प्रभुपद, श्रीला प्रभुपद, बहुत अमेजिंग। तो वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा और आपका माइंड शांत रहेगा। सारा दिन चला के रखो, शांत रहेगा, बढ़िया लगे रहोगे, आपको पता लगेगा, थिंकिंग ही नहीं आएगी फालतू। यूज दैट, अमेजिंग। मतलब आप प्रैक्टिकल आप करके देखो, क्योंकि साइंटिफिक है। मैं सिंपल बताऊं तो मैं फंडा ऐसा है कि मंत्र चैंटिंग खुद करने से या सुनने से ये बीजाक्ष होते हैं, हायर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल दो सिंपल शब्दों में। तो ये क्या करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट लेवल पे करते हैं। तो ये जो लोअर फ्रीक्वेंसी होती है ना, जैसे कि फियर, जेलेसी, एंगर, इस तरह के थॉट से आपको वो ऊपर ले जाता है बच्चों। तो डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब वो मंत्र जब आपको आगे ले जाएगा तो आपको छोटी मोटी थॉट्स आएंगी ही नहीं। बात समझ में आ रही है। और आपकी इम्यूनिटी भी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, आपकी विल पावर भी बढ़ेगी, आपकी बॉडी भी ज्यादा बढ़िया रहेगी, क्योंकि आप हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो। तो हायर, तो वाइब्रेट इन हायर फ्रीक्वेंसी, लिख लो, वाइब्रेट इन हायर फ्रीक्वेंसी। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो अंदर से आया, अभी तो मैंने आपको बता दिया। यानी ये गेम जो है ना, ये सिर्फ इट्स नॉट अबाउट केमिस्ट्री मैथ्स एंड फिजिक्स ओनली, इट्स अबाउट भाई हम करेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे। बात समझ में आ रही है। एनर्जी तो होनी चाहिए उसके लिए, तो वो मैंने आपको बता दिया है, इसका ध्यान रखिए। और एवरीडे डेली एक्सरसाइज जरूर, थोड़ा वॉक करके आओ, थोड़ी रनिंग करके आओ, कॉन्फिडेंस आएगा बॉडी में, ठीक है। और फूड 50 दिन के लिए चटर पटर छोड़ो, जो बहुत तीखा या घर में बहुत ज्यादा कुछ कमाल बन रहा है, नहीं, सिंपल खाना खाओ, सिंपल। उसका भी लिंक होता है माइंड से, रीजन है इसका, बॉडी फिट रहेगी और माइंड भी हिट रहेगा, माइंड शांत रहेगा ना। नहीं तो माइंड में ओवर थिंकिंग चलती रहती है, हम पागलों की तरह सोचते रहते हैं बच्चों। आई थिंक यू गॉट ऑल द पॉइंट्स राइट। यही तो प्रॉब्लम हमारी असली प्रॉब्लम्स, ठीक है। और कंपटीशन उतना है नहीं जितना अपन सोचते हैं, ठीक है। आपको पता है 2-2.5 लाख बच्चे हैं, अगर एडवांस की बात करें, उसमें से 1.5 लाख करीब तो पेपर देते हैं आजकल, रजिस्ट्रेशन ही कम करते हैं, 1,60,000। और उसमें भी ये मान लो मेरे हिसाब से कंपटीशन ना 70-80 हजार बच्चों में ही जा रहा है। बाकी सब वैसे ही हथियार डाल देते हैं एडवांस को देखते ही, एडवांस को देखते ही वॉशरूम में चले जाते हैं, ठीक है। तो 80 हजार बच्चों में कंपटीशन है और सीट अपनी वही, ठीक है, मतलब रेशियो उतना खराब नहीं है जितना अपन सोच रहे हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसका अपने को फायदा उठाना है, करके दिखाना है, ठीक है। तो वही देखो, अगेन मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है भाई, इस क्वेश्चन में देख लो, रिडक्शन भी है, लेकिन आप देख रहे हो बेंजीन डेरिवेटिव्स खास तौर पे हॉटेस्ट, हॉट फेवरेट है। और मैं आपको बता रहा हूं, जो किताब है ना अपनी, आपके मास्टर जी की, इसके अंदर एरोमेटिक वाला पार्ट और जो मिक्स्ड वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत भर भर के बना रखे हैं। इसमें 2 लेवल्स हैं, एक नियोफाइट और एक मेस्ट्रो। मेस्ट्रो लेवल जो है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव और एरोमेटिक के 2-3 लास्ट के चैप्टर्स हैं, इनमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बिल्कुल रेलेवेंट। अगली चीज ये देखो भाई साहब, अब यहां पे इन्होंने क्या किया, मैचिंग लिस्ट आ गया। और यहां पे आप देखिए, एनिलीन है, क्रेसोल है, सिस्टीन है, कैप्रोलेक्टम है। अब मान लो हमें क्रेसोल नहीं पता, तो गई ना भैंस पानी में। तो अगला पॉइंट आ गया कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स अपने को पता होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। और कॉमन नेम्स इंपॉर्टेंट कहां से पता लगेंगे, पीवाई क्यूज को एनालाइज करके। पीवाई क्यूज के जो जो कॉमन नेम है उनको देख लो। तो कॉमन नेम इतने सारे कितने याद करोगे, डू यू अंडरस्टैंड। कॉमन नेम्स पता होने चाहिए। अब देखो उसके बाद यहाँ पे जो लिस्ट 2 में क्या है, वो है पीओसी आ रखा है। तो मैंने बोला था ना कि ये पार्ट, पीओसी वाला जो पार्ट है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, NHCO3, ब्रोमीन वाटर PPT, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, लसाइन टेस्ट, प्रशन ब्लू। प्रशन ब्लू बड़ा पसंद है उनको। ये कॉमन रिएक्शन है, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वाली कॉमन रिएक्शन है भाई, एनसीईआरटी में दी हुई है। तो समझ रहे हो, तो पीओसी से अलग से क्वेश्चन आ सकता है।
आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक का, सॉल्ट एनालिसिस और मोल कंसेप्ट का। देख रहे हो कैसा मिलन किया हुआ है। यहां पे 3.74 ग्राम दिया हुआ कॉपर नाइट्रेट का, किससे रिएक्शन किया, KI के साथ। अभी रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए, तो सॉल्ट एनालिसिस और मोल कंसेप्ट का बहुत प्यारा मिश्रण है। तो मोल कंसेप्ट अलग से क्वेश्चन आने के चांस कम रहते हैं आजकल, मोल को वो मिक्स कर देते हैं क्वेश्चंस में। यहां पे देखो ये क्वेश्चन भैया एक्सक्लूसिवली किसका है, केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का है, ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन्स हैं, नोड कहां है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है बच्चों सारा का सारा। समझ रहे हो, बिल्कुल बेसिक बात पूछ ली इन्होंने, बिल्कुल बेसिक बात कि बच्चों को ये जो एमओटी के जो ऑर्बिटल्स बनते हैं इनके बेसिक्स क्लियर है कि नहीं, मॉलिक्यूलर एक्सिस और ये बेसिक चीज है। यानी ऑर्बिटल ओवरलैप का कॉन्सेप्ट, और एडवांस्ड का सिलेबस देख लेना, साफ साफ लिखा हुआ है कि कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। तो ये बेसिक, तभी तो कह रहा हूं लाइन टू लाइन सिलेबस को पकड़ोगे ना तो इस तरह के सवाल कभी आपसे छूटेंगे नहीं। आपको पता होगा हाँ सिलेबस में लिखा था, इसलिए बोला मैंने फॉलो द सिलेबस रिलीजियसली। आगे चलते हैं, अगला देख लो भाई, ये देखो एक्सट्रैक्शन, मेटलर्जी से अलग से क्वेश्चन आ सकता है, अलग से भी स्टैंड अलोन। ठीक है, अगला देखो गैलेना की HNO3 के साथ रिएक्शन, और इसमें ज्योमेट्री पूछ ली, पैरामैग्नेटिक पूछ लिया, एसिडिक ऑक्साइड है कि नहीं ये पूछ लिया। तो कैसे मिक्स मिक्स किया इसके अंदर कॉन्सेप्ट। यहां पे देखो रिएक्शंस रिएक्शंस। यहां पे देखो बच्चों ये स्टैंड अलोन क्वेश्चन किसका है, किसका है भाई, कोऑर्डिनेशन का। दिख रहा है सभी को, तो कोऑर्डिनेशन से स्टैंड अलोन क्वेश्चन आएगा ही, फिक्स है। तो कर लो ना भाई, किसने रोका है तुम्हें। फिजिकल केमिस्ट्री में देखो ये थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंथैल्पी कॉन्सेप्ट पे है। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से दो पोर्शन मैंने बताए, या तो नस्ट इक्वेशन उसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, या अपना दूसरा पार्ट जो है ना सेकंड, कोलरॉश लॉ और उस सबसे क्वेश्चन, फैराडाइज लॉ, उन सबसे आता है। यहां पे देखो सभी वही एसिड और बेस मिक्स कर रखे हैं, H2CO3 और ये सब, और पीएच पूछा है फाइनल, आयनिक का क्वेश्चन। यहां पे देखो सरफेस केमिस्ट्री, एक क्वेश्चन डायरेक्ट, छोटा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, लेकिन हमेशा नहीं आता, हमेशा नहीं आता सरफेस से, बस ये बात है। लेकिन क्वेश्चन देखो केमिस्ट ऑप्शन से, एंथैल्पी चेंज क्या, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। केमिकल काइनेटिक्स रेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, और एक कर्व्स, हाफ लाइफ। ये देखो क्वेश्चन ओजोनोलाइसिस है, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइसिस है, उसके अलावा शायद एरोमेटाइजेशन का क्वेश्चन लग रहा है ये मोरलेस। तो अब देख रहे हो ये क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से आ गया ना। तो मैंने बोला जिस बच्चे का रिएक्शन पार्ट पूरा अगर उसको फॉर एग्जांपल नहीं कर सकता तो वो पहले वाले पार्ट को ढंग से कर ले, हाइड्रोकार्बन कर ले, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, ये अपना एल्कोहल ईथर और हेलोजन डेरिवेटिव कर ले, और रिएजेंट जो है ना वो जरूर कर ले, है ना, ताकि कोई क्वेश्चन उसके बन सकते हैं, फिर पॉसिबिलिटी आ जाती है फिर, है ना। ये देखो भाई साहब मिक्स्ड क्वेश्चन, आप देख रहे हो ना कितना पसंद है इनको, एनसीईआरटी ये एडवांस वालों को फेवरेट है उनका। एनहाइड्राइड दे दिया और फिर ZnHgHCl, वही फिक्स पैटर्न है भाई। फिर SOCl2 से Cl आएगा और फिर AlCl3 से इंट्रामोलिकुलर फिल्टरक्राफ्ट कराएगा, ये फिक्स्ड है, ये एडवांस का बहुत ही हॉट फेवरेट है। उसके बाद नीचे आप देख रहे हो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन, POC का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, यानी मिक्स क्वेश्चन आते हैं भाई। पॉलीमर्स, डायरेक्ट पॉलीमर से क्वेश्चन आ गया भाई, थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखो आप, यानी छोटी छोटी चीजें जैसे एनवायरमेंटल हो गया, पॉलीमर्स हो गया, सरफेस हो गया, ये हैक्स हैं थोड़े थोड़े, जो बड़े चैप्टर नहीं कर सकते वो इन छोटे को पकड़ो। तो फिजिकल केमिस्ट्री में A1 A2 A1 को तो सब करना है, A2 A3 को कौन से करने हैं, आई थिंक नाउ यू कैन सेलेक्ट वेरी क्लियरली इन फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल। ये क्वेश्चन देखो हाइड्रोकार्बन से आ गया, देखो बच्चों ये अपना बायोमोलिक्यूल से आ गया, यानी स्टैंड अलोन टॉपिक्स ऑर्गेनिक में भी कुछ कुछ हैं, रिएक्शन वाले पार्ट में भी सारे ही बवंडर मिक्स क्वेश्चन आएंगे, गारंटी नहीं है। मतलब आप हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से भी आ सकते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या कर दिया,
आइसोमेरिज्म को और हाइड्रोकार्बन को मिक्स कर दिया। ओजोनोलाइसिस के बाद कायरल कितने मॉलिक्यूल है ये पूछा, ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछा है आपसे। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, अंडरस्टूड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगेन देखो, रिएक्शन करा रखी है जिनॉन की O2F2 के साथ, और उसके बाद उसमें मोल कंसेप्ट लगा दिया। पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ HF जो P की हाइड्रोलिसिस से बनेगा, यानी पहले टाइप ऑफ रिएक्शंस प्लस मोल। अगला देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन AgNO3 का बोला है, दो गैसेस बनेंगी पैरामैग्नेटिक, और फिर उसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी समझ रहे हो, केमिकल बॉन्डिंग और टाइप ऑफ रिएक्शन का मिक्सचर। तो ये जो जुड़ाव है ना, यही ब्यूटीफुल है बहुत ज्यादा। यहां पे देखो कौन कौन से कंपाउंड बोरोन नाइट्राइड बनाएंगे, टाइप ऑफ रिएक्शंस का आ गया। यहां पे देखो मेटलर्जी, यानी मेटलर्जी बहुत हॉट फेवरेट है, मेटलर्जी से स्टैंड अलोन क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं, समझ गए? तो मेटलर्जी से देखो स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आ रखा है और आ सकता है, डिटेल में पूछते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी अपना जेई मेन में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, एडवांस में काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो टाइप ऑफ रिएक्शन, HClO3 की रिएक्शन HCl के साथ। ये देखो सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन और रिएक्शंस, फिजिकल केमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। यानी बच्चों क्या आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो सिलेबस है स्ट्रिक्टली विद इन द सिलेबस क्वेश्चन आ रहा है? क्या आपको दिख रहा है? कोई भी ताम झाम नहीं है, दिख रहा है आप सभी को? कमेंट्स में बताओ भाई बच्चों, सभी प्रॉपर विद इन द सिलेबस चीजें आ रही है, ढंग से आ रही है, हवा बना रखा है जबरदस्ती। 3 साल के पेपर का एनालिसिस है ये, 3 साल का, ऐसे नहीं है कुछ भी। ये अपना मोलर कंडक्टिविटी वाला जो कंसेप्ट है सेकंड वाला, इलेक्ट्रो का दूसरा वाला पार्ट। यहां पे अपना इंपीरिकल फॉर्मूला, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन आ गया एक्सक्लूसिव। कम आते हैं मोल कंसेप्ट के एक्सक्लूसिव, एक्चुअली पिछली बार ये थोड़े पगला गए थे, मोल के पीछे पागल हो गए थे, हर जगह मोल अप्लाई करवाया था इन्होंने और मोल का एक्सक्लूसिव क्वेश्चन भी डाला था, बहुत मोल आया था। ये क्वेश्चन बहुत ही लाइक जो ये मान लो मतलब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों कितने कॉन्सेप्ट एक साथ है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो कोऑर्डिनेशन, आइसोमेरिज्म, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नहीं है, बस इनऑर्गेनिक भी है भाई, समझ रहे हो भाई? वो जैसे जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक डी में मिक्स किया हुआ इन्होंने, एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, ये अंदर जो लिगेंड है वो चेंज हो रहा है ना, पहले पहले पानी है, पहले वाटर है, बाद में इथाइलिन डाइअमाइन है, तो उसके बेसिस पे क्या इंपैक्ट आएगा एंट्रोपी पे। सेल रिएक्शन, रेसमाइजेशन, देखो सी पार्ट देखो, रेसमाइजेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, एंट्रोपी को मिक्स कर दिया उससे। तो कितना ब्यूटीफुल मिक्सचर किया है फिजिकल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, मतलब ये लेजेंडरी बहुत प्यारा क्वेश्चन, लेकिन इंडिविजुअली आप देखोगे टफ नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत जिन कंसेप्चुअल डेप्थ है। यानी अगला की पॉइंट बच्चों क्या पता लगा अपने को, कि जो भी कंसेप्ट करो उसकी थ्योरेटिकल डेप्थ भी होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, की कंसेप्ट्स की थ्योरी भी डीप में आनी चाहिए। देख लो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कैन आल्सो कम। अगला देखो, ये अपना सॉलिड का एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है भाई, सॉलिड स्टेट का एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है। रिसोर्सेज, तो भाई यहां पे एनालिसिस अपना ओवर हो गया बच्चों, तो ये पार्ट खत्म हो गया अपना। तो एनालिसिस से ज्ञान चक्षु खुल गए बच्चों। यस, सो आर यू एक्साइटेड जे एडवांस को फोड़ने के लिए? सभी के सभी बच्चों कमेंट्स में बताओ, एवरीवन। बस अब फिजिकल में भी लिख लेना कि भाई कौन कौन से चैप्टर आपको करने, ठीक है? हाँ, कौन कौन से चैप्टर करने फिजिकल में भी अब देख लेना, ठीक है? यस, अब मतलब अब चुन लेना अपने हिसाब से, A1 वालों को सब करना है, A2 वालों को और A3 वाले अपने कंफर्ट के हिसाब से चुन लें, जहां पे कॉन्फिडेंस है उसके हिसाब से चुन लें बस। अब देखो रिसोर्सेज में भाई एक तो ये आपको किताब ले ही लेनी है, और मैं आपको टाइम के साथ बताऊंगा साथ साथ, ज्यादा रिसोर्सेज के चक्कर में नहीं पड़ना, मैं टाइम के साथ आपको लाइव सेशंस में बताता रहूंगा। अभी तो एक ही ले लो ये, ठीक है?